हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पार्ट 2 है उसको लेके आ गए और इसको हम लोग डिटेल में इन सारा टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। डिटेल में इन द सेंस कि जो भी इससे रिलेटेड फिजिक्स का पार्ट है, यानी कि जो भी डेरिवेशन है, इन सारे का डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कि सिर्फ डेरिवेशन करके पार हो जाएंगे। एक एक लाइन अंडरस्टैंडिंग, एक एक लाइन एक्सप्लेनेशन, डिफिनेशन के साथ हर चीज आपको समझाया जाएगा। और ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। कॉची रीमैन इक्वेशन, कॉची इनइक्वालिटी, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सब का डेरिवेशन भी है सिलेबस में करना है। उसके बाद फिर टायलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, ये दोनों का भी डेरिवेशन, रेसिड्यू एंड कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सारा हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अच्छा, ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक और, मतलब ये वन शॉट का पार्ट चल रहा है। हालांकि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग आधा, मोर देन मतलब कि 40% ऑफ चैप्टर कवर कर चुके थे। ये बाकी 60% जो बचा हुआ है वो, और ये कुछ और टॉपिक्स है, सिंगुलैरिटी एंड पोल, सिंपली एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसके लिए शायद गाइज हमको पार्ट 3 भी बनाना पड़े, क्योंकि कंडीशन को देखते हुए, सारे सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये सारा टॉपिक है ना, ये सारा टॉपिक मतलब इससे एग्जाम में 100%, मतलब कि इन सब में से हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसी में से कोई आ जाएगा, मतलब इसमें से कौन सा आएगा ये नहीं कह सकते, इसमें से कौन सा टॉपिक आएगा एग्जाम में ये नहीं कह सकते, लेकिन इस बात का गारंटी दे सकते हैं कि इसमें से कम 2 या कम से कम 1 तो पक्का आएगा एग्जाम में 100%। तो यानी कि इन टॉपिक्स का आने का चांस 100% है। ये सारे में से कोई एक 100% आएगा। बाकी ये सारा समझने के लिए इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट बचा हुआ है ना, ये वाला हम एक और वीडियो के ऊपर कर देंगे, पार्ट 3 जो कि होगा। पार्ट 3 अब क्या ही कर ले, अब चैप्टर ही ऐसा है, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही ऐसा है जिसको आपको समय देने का जरूरत है, बारीक बारीक चीज को अच्छे से समझना है। ये 11th का चैप्टर नहीं ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इसको विजिट कर रहे हैं। और हम और कुछ और बात आपको बोलना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला चीज जिसमें ये है, सबसे पहला बात जिसमें कि ये है कि आप वीडियो को नॉर्मल पे ही देखेंगे, नॉर्मल पे ही पूरा वीडियो देखना है, ये पहला बात है। दूसरा बात भी है, नॉर्मल पे ही पूरा वीडियो देखना है। और तीसरा है फिर नॉर्मल पे 2x भी नहीं चलेगा, 1.5x, ये सब पे नहीं देखना है, नॉर्मल पे पूरा वीडियो देखना, तब आपको समझ में आएगा। तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन का छोटा छोटा बारीक बारीक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। स्किप करने का तो सवाल ही नहीं बनता है। मेन मकसद मेरा ये है कहने का, मेरा मुद्दा ये है कहने का कि आपको नॉर्मल पे देखना है, तभी सारा चीज समझ में आएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, एक और चीज की ये वीडियो में बहुत मेहनत लग रहा है, आप इसमें कमेंट करके जाइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहां पर कौन सा पार्ट आपको समझ में इसका नहीं आएगा, तो उसको देखते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कहां तक कवर कर पाते। ये तो खैर सारा पूरा हम एम लिए इस पूरे को कवर करने का, ठीक है, पूरा कवर करेंगे हम। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आपको कमेंट करके जाना है। और एक और चीज हम आपको बोलने वाले थे कि हाँ, जो इस वाला जो लेक्चर है, इसका जो पीडीएफ नोट्स है, जो पीडीएफ नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में अपलोड हो जाएगा। अभी आप जाकर के देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसको जो भी हम हैंड रिटन, ये नहीं कि ऐसे प्रिंटेड, हैंड रिटन नोट्स, इसका ये सारा टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में मिल जाएगा, जाकर के वहां आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपको हाँ कमेंट सेक्शन में इसका टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि ये टॉपिक किस समय पढ़ाया गया, ये कब पढ़ाया गया, ये कब पढ़ाया गया, ये कब पढ़ाया गया, ये सब कब पढ़ाया गया। उसका टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलरली आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम टाइम स्टैम्प मेंशन कर देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है, बिना देरी के। और हम लोग पहले अभी पढ़ेंगे कॉची रीमैन इक्वेशन क्या होता है और उसका डेरिवेशन करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉची रीमैन इक्वेशंस, द कॉची रीमैन इक्वेशन इज अ सेट ऑफ two partial differential equations that must be satisfied by a complex function in order to be complex differentiable। क्या मतलब है इसका कि कॉची और रीमैन दो अलग अलग साइंटिस्ट था, दोनों मिल करके दो इक्वेशंस दिया था, और ये दो इक्वेशंस यानी कि जो आपको दिख रहा होगा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका डेफिनेशन भी हम बढ़िया लिख दिए हैं। और अगर ये इक्वेशंस मतलब ये वाला टर्म इसके बराबर, अच्छा देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 देखा होना चाहिए गाइस। पार्ट 1 में क्यों इतना लंबा गया था, मतलब हमको दूसरा पार्ट क्यों लाना पड़ा, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसमें हम सिर्फ यही इक्वेशंस को समझाने में ही ज्यादा टाइम लग गया था। मतलब पार्ट 1 का तो ज्यादा टाइम इसी को समझाने में लगा, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो आपको पार्ट 1 जरूर से देखा होना चाहिए, तभी आप ये वीडियो देखिए, हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका जरूर से देखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस है, सेट ऑफ 2 इक्वेशंस है, और ये सेट ऑफ 2 इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। लेकिन हम आपको बताए थे उस वीडियो में कि ये दोनों जो होता है, ये दोनों सफिशिएंट कंडीशंस होता है, मतलब नेसेसरी कंडीशंस होता है। नेसेसरी, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी।
और हम ये बताएं भी थे कि सफिशिएंट और नेसेसरी का क्या मतलब होता है। नेसेसरी उसको बोलते हैं जो कि एकदम होना ही होना चाहिए, फिर सफिशिएंट उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ भैया अब इससे ज़्यादा तो हमको नहीं चाहिए। तो ये दोनों ना नेसेसरी कंडीशन है किसी भी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए। एनालिटिक होने के लिए मतलब कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल, एनालिटिक का कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल यानी कि भाई एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए ये दो इक्वेशंस को जो सेटिस्फाई करेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग किस डिनोट, कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसको हम लोग एफ जेड लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है वो एक्स कॉमा वाई और आयोटा वी एक्स कॉमा वाई दोनों में डिफाइंड होता है। तो ये हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे, ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे नहीं है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे ये थ्योरम है। कॉची रीमैन जो इक्वेशंस है वो ये इसके लिए है। तो आपको सवाल में एक फंक्शन दिया रहेगा, वो फंक्शंस को आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यू और वी का वैल्यू खोजना पड़ेगा कि कौन सा यू है कौन सा यू है कौन सा वी है, उसको खोज के यहाँ डालना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करके, और तब चेक करना पड़ेगा कि वो एनालिटिक है कि नहीं। अब ये दोनों इक्वेशंस का डेरिवेशन आता है, इसको हम बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अभी तो हम ये दोनों इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे, तो आइए इन दोनों इक्वेशंस को डराइव करते हैं, आइए डराइव करते हैं। आगे देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग सी आर इक्वेशन का डेरिवेशन कर रहे हैं, और सी आर इक्वेशन का डेरिवेशन करने के लिए आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन खुद से एज्यूम करना पड़ेगा जिसको हम कह रहे हैं एफ डैश जेड। और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम डिफाइन किए हैं, कैसे डिफाइन किए, लिमिट पार्शियल ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। अब देखना भाई कि जिसको एफ जेड का मतलब नहीं पता है, एफ जेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले कि ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें जो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं उसको एफ जेड बोलते हैं, ठीक है। अब एफ जेड में हम लिख रहे हैं, इसमें एफ जेड नहीं लिखा है, इसमें लिखा है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड का मतलब है कि हम लोग कुछ और एरिया इसमें ऐड कर लिए, मतलब कि कुछ और बड़ा ले लिया इस फंक्शन को, मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर लिए। यहाँ पर स्मॉल चेंज लिखने का मतलब है कि अगर हम एफ जेड कहते हैं ना, अगर हम एफ जेड कहते तो ये पूरा रीजन होता, लेकिन एफ जेड प्लस स्मॉल चेंज इन जेड, स्मॉल चेंज इन जेड का मतलब है कि इसका और कुछ बड़ा पार्ट, ठीक है। यानी कि एफ जेड अगर हम कहेंगे तो एफ जेड सिर्फ यहां तक को कहेंगे, लेकिन जैसे हम बोल दिए डेल्टा जेड, हालांकि ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इस पूरे को, ये पूरा रीजन मिला के ये पूरा रीजन को हम कहेंगे एफ जेड प्लस डेल्टा जेड या फिर उसको डेल जेड भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। हालांकि एक ही बात नहीं है, इसका मतलब तो चेंज इन जेड है ना, फिर भी मतलब तो वही निकलेगा उसका, पार्शियल और चेंज को हम यहाँ पर सेम ही समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एफ जेड था, तो यहाँ पर एक बार और एफ जेड लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, तो इसके पीछे, इसका डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है, ये हम अपने से एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एज्यूम किया, इस पर डेरिवेशन के पीछे इसका नहीं जाना है। इसी वाले के हेल्प से जो कॉची रीमैन का दो इक्वेशन रहता है उसको हम डेराइव करेंगे। यहाँ पर नीचे तो स्मॉल चेंज इन जेड हो गया, ये वाला स्मॉल चेंज इन जेड यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर जो लिमिट है ये डेल्टा जेड टेंड टू जीरो है, मतलब अभी टेंड कर रहा है जीरो को, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा चेंज है ये, ऐसा नहीं कि ये जीरो हो रहा है। बहुत लोग इसमें सवाल उठाएगा सर ये एफ जेड में आप कैसे डेल्टा जेड, भाई साहब बहुत छोटा सा हम डेल्टा जेड इसमें ऐड किए, मतलब अगर ये पूरा एफ जेड था तो इसमें छोटा सा हम डेल्टा जेड ऐड किया। ये ऐसे समझ ले भाई कि ये था तेरा एफ जेड, उसमें इतना बड़ा हम डेल्टा जेड ऐड किया, दोनों तरफ से समझ ले, सिंपल समझना था इसको। देख भाई समझ, जिसको नहीं आया हम दोबारा बता देते हैं। ये देख भाई, जैसे मान ले कि ये प्लेन था, ठीक है, और ये एफ जेड को डिफाइन कर रहा था, तो हम क्या किए, यहाँ पर छोटा सा एक और चेंज ले लिए, एक और छोटा सा हम रीजन ले लिए। अब इसको एफ जेड तो नहीं कह सकते हैं, अब हम इसको कहेंगे एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा सा एक और क्या ऐड कर दिए, डेल्टा जेड। समझ आ गया, बस यही हम बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर उसी को लिखा, अच्छा लिखा है एग्जिस्ट एंड यूनिक, एग्जिस्ट मतलब ये एग्जिस्ट करता है, एंड यूनिक एट जेड नॉट। जेड नॉट कहने का मतलब क्या है, जेड नॉट का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई एक पॉइंट। जेड नॉट का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है जेड, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड है उसमें कोई एक पॉइंट को हम कहते हैं जेड नॉट। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जेड नॉट यहाँ पर इस प्लेन में कोई एक यूनिक पॉइंट है जेड नॉट, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का यूनिक का मतलब क्या है, यूनिक का मतलब ये है कि जैसे मान ले कि 200 लोग आया है और 200 लोग फॉर्मल ड्रेस में आया है, लेकिन उस 200 में से कोई एक आदमी, मान ले कि 200 लोग नहीं 199 लोग आया है फॉर्मल ड्रेस में, उसमें से कोई एक आदमी फॉर्मल पहन के नहीं आया है, वो नॉर्मल कपड़ा में आ गया है, तो उस जो नॉर्मल कपड़ा में आया है उसको हम लोग यूनिक कह देंगे। वैसे ही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है जेड नॉट जो कि एकदम यूनिक है, इस प्लेन में सबसे अलग कौन सा पॉइंट है, जेड नॉट। क्लियर होगा। फिर यहाँ पर हम क्या किए, इसी वाले ऑल्सो यहाँ पर लिखे, ऑल्सो कहने का मतलब कि ये वाला जो है इसको क्या हम ऐसे सिमिलरली लिख सकते हैं। भाई देख यहाँ पर स्मॉल चेंज इन जेड था तो उसी को डेल्टा जेड लिख सकते हैं, मतलब कि चेंज इन जेड है ना, स्मॉल चेंज इन जेड या फिर चेंज इन जेड, ठीक है। तो उसको चेंज इन जेड मतलब कि इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लिए। बहुत लोग उसको डेल जेड ही लेके पढ़ाता है, तो वही हम बता दिए कि चाहे ऐसे लिख मीनिंग सेम निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर जेड प्लस डेल्टा जेड, फिर यहाँ पर ये एफ जेड ऐसे ही कैसे ही कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर ये जो डेल जेड था उसकी जगह हम डेल्टा जेड लिख दिए। क्लियर एकदम। अच्छा यहाँ पर लिमिट वही वाला सेम चीज है ना। अब हम क्या किए, अब कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीआर इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, जहां पर जहां पर जैसे एफ जेड दिख रहा है तो इस एफ जेड का वैल्यू
वैल्यू डालना पड़ेगा, डेल्टा जेड जो है उसका एक वैल्यू डालना पड़ेगा, और एफ जेड प्लस डेल्टा जेड ये तीनों को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। आराम से इक्वेशन आ जाएगा बिना ज्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या किए कि जो जेड यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, देख भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये सब का आइडिया होना चाहिए, इसलिए पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होना चाहिए। अगर वो पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जेड का जेड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ऐसे लिखते हैं हम लोग, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ जेड यू प्लस आई वी, और इस u जो होता है ये x और y दोनों में डिफाइन होता है, और वैसे ही यहाँ पर जो v होता है वो x और y दोनों में डिफाइन होता है। तो ये तरह हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसके बाद हमको यहाँ पर मतलब कि हमको ये z मिल गया, और मतलब ये z का मीनिंग बता दिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम एफ जेड को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिए। तो इस एफ जेड के जगह पे हम ये डाल देंगे, मतलब जहाँ पर एफ जेड है वहाँ ये डाल देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 माने। हम जितना भी यहाँ पर काम कर रहे हैं सारा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाला ये वाला ये वाला ये सब निकाल सके हम और इसमें पुट कर सके। भाई वीडियो फिर से हम कह रहे हैं नॉर्मल पे देखना है, 2x पे, 1.5 पे, 1.25 पे भी समझ में नहीं आएगा, इसको नॉर्मल पे देखिए तब समझ में आएगा वीडियो कि हम क्या बोल रहे हैं। नहीं तो आपको लगेगा कि टीचर खराब पढ़ा दिया। भाई टीचर खराब नहीं पढ़ा रहा है, आप नॉर्मल पे देखिए तब ऑफलाइन वाला फील आएगा और बढ़िया से समझ पाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देखना ध्यान से। अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये तो मेरा निकल गया, कौन सा वाला, ये एफ जेड तो निकल गया। अब डेल्टा जेड का हम सोच रहे थे, तो जैसे हम जेड को लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो अगर हम डेल्टा जेड का बात करेंगे, अगर हम डेल्टा जेड का बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा आयोटा वाई। मतलब जैसे ये जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई, तो स्मॉल चेंज इन जेड को क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन एक्स प्लस स्मॉल चेंज इन वाई आयोटा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर हमको चाहिए था यहाँ पर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, इसका वैल्यू चाहिए था। तो इसको निकालने के लिए क्या किया, जैसे भाई देख यहाँ पर जेड है, तो जेड है तो उसके लिए ये लिखा रहा है ये वाला इक्वेशन। अगर हमको यहाँ पर और डेल्टा जेड चाहिए तो क्या करेंगे कि इसमें डेल्टा जेड ऐड कर देंगे। तो अगर डेल्टा जेड ऐड करेंगे तो डेल्टा जेड से जुड़ा हुआ जो भी टर्म है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा जेड लिए, तो यहाँ पर मेरा जो ये था ये जो x जो कि सिंगल था यहाँ पर, उस x वेरिएबल में डेल्टा x ऐड करना पड़ा, यहाँ पर y वेरिएबल में डेल्टा y ऐड करना पड़ा। ठीक वैसे ही यहाँ पर इसमें भी x वेरिएबल में डेल्टा z, और क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर z प्लस डेल्टा z कर रहे हैं। जब सिर्फ एफ जेड रहेगा तो ऐसे सिंपल इक्वेशन लिखाएगा, लेकिन जहाँ z में डेल्टा z ऐड हो गया तो हमको हर जगह डेल्टा x डेल्टा y ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बता, स्मॉल चेंज यहाँ पर किया ना, तो स्मॉल चेंज को हर जगह दर्शाना पड़ेगा, x में भी और y में भी, u में भी और v में भी। क्लियर होगा ये, तो इसको हम लोग मान लिया इक्वेशन 5, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर जो 3 है यानी कि जिसमें एफ जेड आया है उसको यहाँ डाल देंगे, और डेल्टा जेड जो कि इक्वेशन 4 है उसको भी यहाँ डालेंगे, और ये जो लास्ट हम निकाले हैं 5, तो हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 ये सारे को कहाँ डाल देंगे, 1 में डालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल। चलो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग आगे। अब देखना भाई ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मेरा जो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 देख हम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कहीं पर भी तेरे को कन्फ्यूजन हो, इसलिए हम एक बार में पूरा ढेर सारा लिख के नहीं आ रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा ही लिख के तेरे को धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो एफ डैश जेड का जो इक्वेशन लिखे थे 1 उसको लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी में हमको क्या, हम देखो वही लिखे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 यानी ये वाला, ठीक है, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 ये सारे को हम इसमें डाल देंगे 1 में, ठीक है। तो यानी कि अभी जो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड था यानी कि ये वाला, इसका वैल्यू ये था, ये बड़ा सा वैल्यू उसका ये वाला, ठीक है, उसको यहाँ पर डाल दिया। कैसे आया वैल्यू, क्लियर है ना एकदम, ठीक है। फिर यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगाएं, एफ जेड जो था, एफ जेड वाले का वैल्यू ये आया यहाँ रहा, तो ये एफ जेड के प्लेस पे हम ये डाल दिए, कहाँ, माइनस के बाद ये जो टर्म डाले हैं वो एफ जेड के, और ये डेल्टा जेड का वैल्यू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा जेड का निकाले थे ना यहाँ पर वैल्यू, उसी को यहाँ पर डाल दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, मतलब हम ये चाहते हैं कि सारा टर्म्स, मतलब आयोटा वाला जो टर्म है वो एक तरफ हो जाए और जो बिना आयोटा वाला टर्म है वो एक तरफ हो जाए, उसको अरेंज करके आगे डेरिवेशन प्रोसीड करते हैं। आजा भाई, अब इसी इक्वेशन को यूज करके, यानी कि जो अभी हम इसको थोड़ा सा सजा के लिखें, क्या कहें, ज़्यादा दिमाग नहीं, यहाँ पर देख u x प्लस डेल्टा एक्स ये ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सारा ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखना कि इसमें आयोटा नहीं है, तो ये वाले टर्म को हम ऐसे लिख दिए और एक बड़ा ब्रैकेट में डाल दिए, बिग ब्रैकेट में। ये वाला जो टर्म है इसमें आयोटा है और इस वाले टर्म में भी आयोटा है, तो ये और ये दोनों टर्म को एक तरफ मिला के हम लिख दिए, ठीक है। इस वाले में माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पर प्लस है, ओके, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे प्लस, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर प्लस v कॉमा एक्स, और ये आयोटा को कॉमन ले लिया, इसमें भी आयोटा था इसमें भी आयोटा था, दोनों आयोटा कॉमन लेके और ये इक्वेशन लिखे। तो ये जो इक्वेशन मिला उसको हम लिख दिए। अब इसी इक्वेशन का यूज करके हमको आगे बढ़ना है, और हम क्या करेंगे ना कि ये जो इक्वेशन तेरे को ध्यान से दिख रहा होगा कि ये जो इक्वेशन जो है इसमें x वाला भी टर्म है और y वाला भी टर्म है, मतलब इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को सिर्फ x के लिए लेके सोचेंगे, हम इसको सिर्फ एक बार x के लिए लेके सोचेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन को एक बार सिर्फ y के बारे लेके सोचेंगे, मतलब इसमें एक बार x को 0 कर देंगे, और जब हम y के बारे सोचेंगे तो x को 0 कर देंगे, और जब एक बार हम x के बारे सोचेंगे तो y को 0 कर देंगे। ये चीज करके उसके बाद देखेंगे कि 2 रिजल्ट्स आएगा, उन्हीं रिजल्ट से हम वो CR क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान से देखना भाई कि ये वाला जो मेरा इक्वेशन था, ठीक है, इसको हम ना अभी क्या किए हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं। अभी हम क्या किए हैं कि x के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब ये हम इक्वेशन निकाल चुके थे, इसको इक्वेशन 6 मान लिए। ये जो इक्वेशन निकाले थे उसको 6th इक्वेशन मान लिए। और ये वाला इक्वेशन जो x में भी है y में भी है, तो इसको एक बार हम किसके लिए चेक करेंगे, x के लिए। तो जब x के लिए चेक करेंगे तो जो y में चेंज होगा वो 0 हो जाएगा। क्या मतलब है कि हम यहाँ पर एक लाइन ले रहे हैं जो कि सिर्फ x में लाई कर रहा है, x में लाई कर रहा है, मतलब x में आगे बढ़ते जा रहा है, y की तरफ तो ये लाइन नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम पूछेंगे कि इसमें y यहाँ पर इस पॉइंट पे इसमें y में चेंज कितना है, तो तू बोलेगा सर पहले y में इतना था, अभी भी y में उतना ही है। मतलब मान लीजिए ये 5 है, और मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 5 है। तो अभी ये y में 5 है, कुछ देर बाद ये x में आगे बढ़ेगा, मतलब x में ये 5 हो रहा है, x में ये 2 हो रहा है, मतलब ये लाइन x में बढ़ रहा है। y में इसका वैल्यू 5 है और कुछ देर बाद भी y में इसका वैल्यू कितना रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि अभी जब हम लोग x एक्सिस में बात करेंगे तो इसमें जो चेंज है, क्या चीज का चेंज, चेंज इन, देख भाई ये लाइन जो है ये y में है, लेकिन y में इसका चेंज नहीं हो रहा है कोई, मतलब y में ये कांस्टेंट हो गया है। तो चेंज किस में हो रहा है, x में, मतलब चेंज इन x है इसमें, चेंज इन y नहीं है, चेंज इन y का वैल्यू 0 है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए चेंज इन y 0। और क्या यहाँ पर y 0 है, क्या y 0 है, नहीं y 0 नहीं है, y में तो ये लाइन है, ठीक है। तो देख हम वही किए कि जहां जहां पर यहाँ पर चेंज इन x, चेंज इन y, तो ये जो चेंज इन y है इसको हम 0 कर दिया, तो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। कब, जब हम सिर्फ x एक्सिस का बात करेंगे तब, है ना, ओनली फॉर x एक्सिस जब बात करेंगे। तो ये चेंज इन y को हम 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये u x, y को ऐसे ही रहने दिए, फिर प्लस आयोटा ये वाला ऐसे ही कर दिए, फिर ये v ऐसे ही कर दिए, फिर ये x प्लस डेल्टा x, और यहाँ पर फिर से चेंज इन y, तो उसको फिर से 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तो सिंपल था x y को 0 नहीं करना है क्योंकि y में तो वो लाई कर ही रहा है, y में उसका चेंज 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फिर से एक चेंज इन y था, तो फिर से चेंज इन y को गायब कर दिया। अब सिमिलर, अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम सजा के लिखेंगे। सजा के लिखने का मतलब ये है कि अच्छा देख भाई, यहाँ पर जो ये जो लिमिट है, ये लिमिट जो है वो सिर्फ x के लिए हो जाएगा। सर x के लिए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तो y वाला टर्म ही नहीं है। z तब लिख रहे थे, z का मतलब होता है x और y दोनों। अब तो ये जो इक्वेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ किसके लिए है, वो सिर्फ चेंज इन x के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि y का चेंज तो 0 हो गया। तो यानी कि ये जो इक्वेशन बचा है वो सिर्फ चेंज इन x के लिए बचा। पहले ये z के लिए डिफाइंड था, मतलब इसमें x और y दोनों था जब ये ऐसा इक्वेशन था, लेकिन अब तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ x के लिए डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा x लिखेंगे, क्योंकि चेंज इन y ही बच रहा है ना भाई साहब, चेंज इन x ही बच रहा है, आई मीन चेंज इन y तो 0 हो गया। अरे यहाँ पर चेंज इन x टेंडिंग तो 0 होगा ना, क्योंकि चेंज इन y तो 0 हो ही गया। अब x वाला ना बचा है, तो इसलिए x को डेल्टा x, समझ में आएगा, क्लियर है ना, ठीक। तो हम लोग ऐसे ही सिमिलर ये इक्वेशन को अभी हम कुछ मान नहीं रहे हैं, है ना। अभी इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और अलग टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अभी मतलब कि इसमें थोड़ा सा और कुछ करना है। उसके बाद हम लोग फॉर y एक्सिस भी ऐसे ही सिमिलरली बात करेंगे। तो इसी इक्वेशन को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको लिखिए भाई यहाँ तक। अब ध्यान से देखना भाई, हम क्या किए यहाँ पर, ये जो इक्वेशन था उसको ऐसे रन दिए, मतलब जो अभी लेके आए थे इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए कि ये जो डेल्टा एक्स था जो कि एलसीएम था, डिनोमिनेटर में था, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये लिमिट जो था ये इसके लिए भी था और इसके लिए भी था। तो इस लिमिट को हम पहले इसके लिए अलग से और इसके लिए अलग से, और ये जो डेल्टा एक्स था इसका एलसीएम को ब्रेक कर दिए भाई, डेल्टा एक्स का एलसीएम ब्रेक किए, और ये लिमिट को इसके लिए अलग से लिख दिया, उसके लिए अलग से लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन अभी हमको दिख रहा है उस इक्वेशन में यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो लिमिट है वो सिर्फ डेल्टा एक्स के लिए, मतलब x में ही चेंज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली x में ही, मतलब कि जो चेंज इन x है वो 0 को टेंड कर रहा है, वही बता रहा है ना कि जो चेंज इन x है वो 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ x के लिए हो गया, मतलब ये जो इक्वेशन है ये पार्शियल हो गया। पार्शियल मतलब सिर्फ पार्शियलिटी हो गया इसमें, मतलब ये सिर्फ x के बारे में बात कर रहा है, y है ही नहीं इसमें, y का कोई डिस्कशन नहीं, z एक्सिस तो खैर होता ही नहीं कॉम्प्लेक्स, मतलब z का तो बात ही नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ y x एक्सिस के लिए स्टैंड कर रहा है, मतलब y का यहाँ y कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ x में देख रहे हैं, और ये ऐसा ही हुआ भी, चेंज इन y कांस्टेंट था इसलिए चेंज उसका 0 हो गया। तो यानी कि इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या किए, यहाँ पर ये जो u वेरिएबल था इसमें कहीं चेंज इन y तो दिख नहीं रहा, यहाँ खाली चेंज इन x दिख रहा है, तो u को हम डिफाइन कर दिए सिर्फ x में, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो v है वो सिर्फ और सिर्फ उसका चेंज x में दिख रहा है, y में कोई चेंज वाला टर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो v वेरिएबल था, v जो डिफाइंड था, यही ना v का डेफिनेशन है, तो ये v जो डिफाइंड था वो खाली y में, मतलब कि y में इसका जो चेंज डिफाइंड था, मतलब आई मीन उसको y के लिए लिख दिए, ठीक है। मतलब समझना भाई यहाँ पर y क्यों लिख रहे हैं, उसका मतलब है क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग x को डिफाइन करते हैं वो डेल्टा x यहाँ पर लिखते हैं, तो यानी कि x के लिए डिफाइन करते हैं, और ये जो v को डिफाइन करते हैं उसको y के लिए डिफाइन कर दिए। हम पार्शियल लगाने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसका लिमिट जो है वो x के लिए स्टैंड कर रहा है, यहाँ y देने से घबराना नहीं है। ये जो लिमिट लगा हुआ है ना,
ये लिमिट इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, ये सिर्फ x के लिए डिफाइंड है, y का मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको पार्शियल का सिंबल यहाँ पर लगा दिया, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय। क्लियर है ना? पार्शियल कहने का मतलब है कि किसी एक ही वेरिएबल के टर्म में इसका डिफरेंशिएशन होना है, जो कि x है, y के रिस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि y में तो ये कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये इक्वेशन को हम मान लिए 7। इसी तरीके से एक और इक्वेशन हम निकालेंगे फॉर y एक्सिस करके, y एक्सिस लेंगे और एक और इक्वेशन सिमिलर निकालेंगे। ठीक है, चल भाई देखते हैं। यहाँ पर गाइस एक गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो हम कह रहे थे यहाँ पर ना, यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है, वही हम सोच रहे थे कि जब ये पूरा इक्वेशन x में डिफाइंड है तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव होना चाहिए v का वो x में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज है x में तो वो तो है ही नहीं, y में है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या बोले हम? यहाँ पर x होगा भाई, y नहीं होगा। यहाँ पर क्यों नहीं होगा समझा दिए वो हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो v है उसका सिर्फ चेंज किस में दिख रहा है? x में दिख रहा है, y में तो कोई चेंज है ही नहीं। यानी कि जो v डिफाइंड होगा, वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा? चेंज इन x के लिए डिफाइंड होगा। v का जो डेफिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन x के लिए होगा, क्योंकि y में तो v का वैल्यू कांस्टेंट है, y का वैल्यू देख कांस्टेंट है ना, यानी कि y तो कहीं चेंज नहीं, खाली y लिखा है, चेंज नहीं है उसका। यानी कि यहाँ पर ये पार्शियली जो हो जाएगा वो x में हो जाएगा, और ये तो खैर x में है ही। तो ये पूरा इक्वेशन अब सिर्फ x के लिए हो गया। इसको कैसे चेंज किया, क्लियर है ना एकदम? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं y एक्सिस पे। तो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो फॉर वाई एक्सिस कर रहे हैं। तो जब वाई एक्सिस के लिए डिस्कशन करेंगे तो लाइन हम ऐसे खींच दिए, इस बार एक्स एक्सिस के साथ बेवफाई हो गया। अब ये जो लाइन आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ वाई में बढ़ रहा है, एक्स में आगे जा ही नहीं रहा है। यानी कि जो चेंज है एक्स में वो जीरो है। भाई साहब देखना आगे कहाँ जा रहा है एक्स में, ये तो खाली मतलब एक्स में है ये लाइन, ऐसा नहीं कि एक्स में नहीं, एक्स में है, बट एक्स में ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वाई में हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरा जो इक्वेशन 6 था, इक्वेशन 6 जो बहुत पहले लाए थे, बड़ा वाला इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों था, तो उस इक्वेशन को एक बार हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 6 उसको एक बार लिख दिए। अब इस इक्वेशन 6 में किसके लिए, फॉर वाई एक्सिस के लिए, जहां जहां पर चेंज इन एक्स लिखा है उसको हम जीरो डालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये लाइन अब तो एक्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो जहां जहां पर चेंज इन एक्स है, जहां पे चेंज इन एक्स था गायब हो गया, देखिए यहाँ से वाई जीरो कर दिया उसको, वाई में तो चेंज हो रहा है तो इस पर वाई को रहने दिया। अच्छा, फिर अभी हम एक और चीज़ किए है ना यहाँ पर कि आयोटा से इसको डिवाइड किया, ये पूरा इक्वेशन को आयोटा से डिवाइड किया। तो अगर हम यहाँ आयोटा से डिवाइड करेंगे और यहाँ आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आयोटा आयोटा ये वाला कट जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 1 आयोटा बचेगा, तो वही 1 आयोटा को हम यहाँ लिख दिए। और ये जो अब जो डेल्टा जेड था उसको डेल्टा वाई लिखना पड़ेगा। जेड लिखते हैं ना तो जेड का मतलब ये होता है कि एक्स के लिए भी बात कर रहे हैं, वाई के लिए भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख भाई, डेल्टा जेड का मतलब क्या होता है हम यहाँ पर बता देते हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है। डेल्टा जेड का मतलब होता है डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, यही मतलब होता है। अब अगर यहाँ पर जो चेंज इन एक्स है वो अगर जीरो हो गया तो यानी कि डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू आयोटा डेल्टा वाई बच जाएगा। अब आयोटा का तो कोई मतलब यहाँ पर अब रहेगा नहीं, क्योंकि हमको बात करना है, ये देखना है कि किसको कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो यानी डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो खाली बचा डेल्टा वाई, इसीलिए हम यहाँ पर डेल्टा जेड की जगह खाली क्या लिख रहे हैं, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। क्योंकि भाई डेल्टा एक्स का चेंज तो जीरो हो गया ना, ये चेंज तो जीरो हो गया। क्यों ये जीरो हो गया डेल्टा एक्स? क्योंकि हम लोग लाइन तो ऐसे ले लिए, तो लाइन ऐसे ले लिए तो एक्स में एक भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? हाँ, अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म बचा था इसमें भी जहाँ पर डेल्टा एक्स था उसको जीरो कर दिया और बाकी सारा टर्म एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर जो नीचे में है यानी कि अच्छा देख भाई, अब यहाँ पर भी जो ये डेल्टा एक्स है उसको जीरो करना पड़ेगा। ये मेन इक्वेशन में जो डेल्टा एक्स है फिर से जीरो करना पड़ेगा। यहाँ पर बचेगा प्लस आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ थोड़ा हम गड़बड़ बोल गए। यहाँ पर ये आयोटा बच रहा था, उसी आयोटा को हम लोग लिखे हैं। आयोटा से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी गाइस। यहाँ पर ये आयोटा रहने देना है। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाता है बताने में, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आयोटा था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही ये डेल्टा एक्स को हम गायब किए तो यहाँ पर एक आयोटा बच गया। अब ये जो आयोटा है वो यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 आयोटा, और ये आयोटा जब इस आयोटा के साथ डिवाइड हुआ यानी कि यही वाला आयोटा यहाँ चल गया और ये यही वाला आयोटा इसके साथ डिवाइड हो गया, तो ये आयोटा आयोटा कट गया। तो ये कट गया जब आयोटा आयोटा, तो ये वाला इक्वेशन बचा उसको ऐसे ही लिख दिया, और ये जो आयोटा यहाँ गया उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बाकी जो सारा टर्म था, बाकी सारा टर्म्स को ऐसे लिख दिया। अच्छा देख भाई, यहाँ पर ये जो लिमिट वाला चीज़ था ना डेल्टा वाई, उसको हम सेपरेट करके लिख दिए। मतलब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन था, तो ये जो लिमिट यहाँ पर था उसको इधर भी लिख दिए और इसके लिए भी लिख दिए सेपरेट सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं। और ये डेल्टा वाई का एलसीएम ब्रेक कर दिया, यानी कि डेल्टा वाई को यहाँ भी पहुँचा दिए और डेल्टा वाई को यहाँ भी पहुँचा दिए। एलसीएम लेगा तो वापस यही मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है,
अब यहाँ पर ये अब देख भाई, अब ये फिर से जो पूरा इक्वेशन है वो सिर्फ y के लिए हो गया, यानी ये कि फिर से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इस बार किसके लिए है ये? इस बार ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y के लिए है। पिछले बार जो इक्वेशन बना था वो x के लिए था, लेकिन इस बार ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आया ये किसके लिए आ गया? y के लिए आ गया। यानी कि यहाँ नहीं कि इस इक्वेशन को हमको सिर्फ अब y में वेरिएबल करना है, क्योंकि देख भाई यहाँ पर जहाँ पर u डिफाइन कर रहा है तो u में तो x का चेंज एक भी नहीं है, डेल्टा x तो है ही नहीं, तो यानी कि u जो डिफाइंड होगा वो y के लिए होगा। 1/i यहाँ पहले से उसको लिख दिया हम। यहाँ पर सिमिलरली ये जो v वाला टर्म है इसमें कहीं भी डेल्टा x तो है ही नहीं, मतलब चेंज इन x तो कहीं है ही नहीं, तो चेंज इन x है ही नहीं, तो इसलिए जो v को हम डिफाइन किए वो y के लिए कर दिया। तो ये इक्वेशन 8 हो गया और इक्वेशन 7। इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके अभी जस्ट हम जो CR इक्वेशन है, कॉची रीमैन इक्वेशन, वो ले आएंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट देखियो भाई, यहाँ पर ये जो 7th और ये 8 इक्वेशन बहुत मेहनत से जो निकाले हैं वो दोनों इक्वेशन हम लिख लिए हैं। ये रहा तेरा 7th इक्वेशन और ये वाला रहा तेरा 8 इक्वेशन, दोनों को हम लिख लिए। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम 7 एंड 8, मतलब ये दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 7 एंड 8, इधर f डैश z इधर भी f डैश z है ना। और ये वाला तेरा किसके लिए था? ये वाला जो हम डिफाइन किए थे ये x के लिए डिफाइन किए थे, ये x एक्सिस के लिए निकाले थे और ये वाला y एक्सिस के लिए। ठीक है, अब ये दोनों में ये टर्म्स तो सेम है, इधर कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सेम कॉम्प्लेक्स फंक्शन दोनों तरफ, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल होगा। ये तो हम लोग 9th से देखते आ रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो वही हम लिखे फ्रॉम 7 एंड 8, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर इस वाले टर्म में 1/i था, तो 1/i को हम लोग लिख सकते हैं -i। अब ये -i क्यों लिखते हैं? तो भाई साहब उसके लिए पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा कि 1/i -i कैसे होता है। पार्ट 1 वन शॉट का देख, उससे समझ में आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, देख ले वहाँ से जाके, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट में जाके चेक कर, वहाँ मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट मिल जाएगा। ठीक, तो यानी कि 1/i की जगह पे हम लिख दिया -i। अब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो है देख, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसमें भी ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को यानी कि ये वाले को रियल पार्ट उसको बोलते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता है, तो ये वाला टर्म को हम कंपेयर कर दिए इस वाले से, इसको इससे कंपेयर किए, और ये वाला, और क्योंकि दोनों बराबर है तो ये वाला टर्म मतलब रियल वाला टर्म और रियल वाला टर्म आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम वही किया, del u by del x बराबर del v by del y, तो ये एक पहला कॉची रीमैन इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर हम क्या किए, ये जो दूसरा वाला इमेजिनरी पार्ट है इसको एक और जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों को कंपेयर किए, तो यहाँ पर del v by del x इज इक्वल्स टू del u by del y, लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन भी है। ठीक है, तो यानी कि del v by del x इज इक्वल्स टू माइनस del v by del x, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हम किसको कंपेयर किए? इमेजिनरी पार्ट को, और ये किसको कंपेयर किए? रियल पार्ट को। तो ये दो इक्वेशन मिल गया, और इसी दो इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? CR इक्वेशन, यानी कॉची रीमैन इक्वेशन। अब यहाँ पर ये माइनस है, तू चाहे तो ये माइनस को हटा करके यहाँ भी लिख सकता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बात करते हैं कॉची इनइक्वालिटी का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना भाई, कॉची इनइक्वालिटी। ये जो कॉची साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, कॉची इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जैसे कॉची रीमैन इक्वेशन था, तो उसमें जो कॉची था वो रीमैन के साथ मिलकर के और इक्वेशंस दिया था दो। वैसे ही अभी हम लोग कॉची से ही रिलेटेड सारा चीज़ करने वाले, कॉची इनइक्वालिटी, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, सारा जो बात करने वाले सारा कॉची से ही रिलेटेड करने वाले। ठीक है, कॉची साइंटिस्ट का नाम है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का मतलब मैथ्स में होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का ऐसा साइन, इसी को हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटी में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कॉची क्या बता दिया इस इनइक्वालिटी को लेकर, वो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो भाई इस साइन का मतलब तो पता होगा ना। ठीक है, अब ये कॉची इनइक्वालिटी होता क्या है, इसका एक दूसरा नाम भी है, कॉची इनइक्वालिटी का एक दूसरा नाम भी है कॉची एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? एस्टीमेट का मतलब समझना भाई, कॉची एस्टीमेट जो कि इसका दूसरा नाम है इनइक्वालिटी का, वही इसको एकदम बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर रहा है। बेहतरीन तरीके से सर क्या डिफाइन कर रहा है? देख भाई सिंपल, जैसे मान ले कि किसी का शादी है, ठीक है, और उसमें कम से कम 200 लोग आने वाला है, तो मैक्सिमम एस्टीमेट हम लोग लेते हैं उसमें कि 200 लोग आने वाला है, तो कम से कम 300 प्लेट हम लोग जुगाड़ करके रखें ताकि दिक्कत ना हो कहीं खाना खाने में। तो 300 लोग से ज़्यादा नहीं लोग आएगा, ये तो बात कंफर्म है। 300 प्लेट हम लोग, 200 लोग हैं लेकिन 300 रख रहे हैं ताकि कुछ इधर उधर हो तो मान लो 250 चल जाएगा, मान लो कितना भी ज़्यादा हो 260 चल जाएगा, लेकिन 300 तो नहीं पहुंचेगा, तो 300 उसका मैक्सिमम एस्टीमेट वैल्यू होगा। तो वैसे ही जो कॉची एस्टीमेट होता है वो किसी भी फंक्शन को, किस फंक्शन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो कि किसी एक रीजन में डिफाइंड हो, उसका मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है। मतलब किसी एक पॉइंट पे उसका मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है, मतलब उससे ज्यादा उस फंक्शन का वैल्यू हो ही नहीं सकता है। जैसे मान ले भाई कि अगर उस पार्टी में लोग आया तो 300 हम वहां पर लेके चले प्लेट, तो मान ले 300 लोग आ गया, गलती से 100 हो गया 300 लोग, लेकिन क्या 300 से पार होगा? आदमी लोग बोला है कि 200 आएगा।
अभी हम 260 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 300 लोग आ गया। लेकिन यार 300 से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, 300 से तो ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम इतना तो 200 लोग आया, तो अगर 300 मान ले गलती से आ गया तो 300 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, लगभग मान के चलते हैं। ऐसे मतलब हम लोग लेते हैं कि 295 लोग आ गया, 5 लोग का फिर भी बच जाएगा प्लेट। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यानी कि मैक्सिमम, अच्छा उससे कम जरूर हो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि ये जो कॉची इनइक्वालिटी है किस बारे में बात करता है, किसी भी लिखा है इट प्रोवाइड्स अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में ये बात करता है। अपर बाउंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव। अब यहाँ पर वैल्यूज ऑफ द डेरिवेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि कोई भी फंक्शन जिसका मतलब कोई भी डेरिवेटिव हो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फंक्शन हो, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर डेरिवेटिव का फंक्शन हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। मतलब ये एफजेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एफजेड का यहाँ पर ना पावर एन लेंगे, मतलब कि एन का मतलब है कि कोई भी डेरिवेटिव, कोई भी ऑर्डर डेरिवेटिव, ये एफ डैश जेड हो जाए, ये एफ डबल डैश जेड हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है। और इनइक्वालिटी क्यों अभी बताएंगे, इनइक्वालिटी या फिर एस्टिमेट क्यों अभी बताएंगे उसका मतलब, ठीक है। ऑन द वैल्यूज ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, देखा बोले एफजेड के बारे में बात करता है। विद इन क्लोज्ड कर्व ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिक, पहले ही कह दिया कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तब। अब एनालिटिक बोलने का क्या मतलब है? एनालिटिक जो फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होता है उसी का पहचान होता है। कोई फंक्शन अगर एनालिटिक नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर से, कॉम्प्लेक्स फंक्शन से सब जगह से बेदखल हो गया है। तो इसलिए एनालिटिक होना किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को बहुत जरूरी है। खास करके कॉची का कोई भी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची रीमैन इक्वेशन या कुछ भी लगाने के लिए, कॉची रीमैन तो बेसिक इक्वेशन है जो इस बात का आइडेंटिटी देता है कि कोई फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब पढ़ाई इसलिए चल रहा है। तो एनालिटिक होना चाहिए वो फंक्शन, तभी हम उस पर कॉची इनइक्वालिटी का बात करेंगे। अब ये है क्या हम बता रहे हैं उसके बारे में। यहां पर इसका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वही सारा चीज को एक्सप्लेन कर देता है। इसका जो ये जो फॉर्मूला जो हम लोग अभी डिराइव करेंगे वही सारा चीज एक्सप्लेन कर दे रहा है इसका, कि ये कॉची इनइक्वालिटी क्या है। यहां पर ये एफ जेड नॉट, अब यहां पर जेड नॉट क्या है देख भाई, यहाँ पर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लिए हैं z, जहाँ पर ढेर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें कि हम एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिए सेंटर में, इस पॉइंट को हम लोग z नॉट बोल रहे हैं। इस पर्टिकुलर z नॉट पॉइंट पे ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन इस पूरे रीजन में, ये पूरा जो तेरे को एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया में हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है। और यहाँ पर एक और हम सर्कल ले लिए, इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं रो। सर रो क्यों, कुछ आर क्यों नहीं? आर भी ले सकता है, हम यहाँ पर सर्कल का रेडियस को क्या मान लिए हैं? रो मान लिए, ठीक। अब यहाँ पर रो का पावर n क्यों लिए? क्योंकि हो सकता है कि कोई ये जो फंक्शन लेगा n ऑर्डर का हम लिए है ना, हो सकता है कोई 2 ऑर्डर का लेगा, तो 2 ऑर्डर का लेगा तो यहाँ पर इसके जगह पे 2 लगा लेगा। अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है, क्योंकि कॉची इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का क्या मतलब? देखिए ये फैक्टोरियल n, अब ये n का मतलब क्या है? n का मतलब हम बता दिए डेरिवेटिव का ऑर्डर, डेरिवेटिव का ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग, डेरिवेटिव का ऑर्डर, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो n का वैल्यू मान ले हम 1 ले लें, तो अगर 1 ले ले तो 1 फैक्टोरियल यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल का साइन है, तो 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और ये रो हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा, अगर हम 1 का सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा और यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन आएगा, फिर ये 1 हो गया और ये रो का भी पावर 1 हो गया, क्योंकि हम n को यहाँ पर क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, फॉर n इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर m आ जाएगा। तो ये m का मतलब क्या है? ये m का मतलब है उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वही 300 लोग। ये जो फंक्शन है ये या तो 300 से छोटा होगा, देखिए या तो 300 से छोटा होगा ये फंक्शन का वैल्यू, या तो 300 के बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। मतलब ये जो कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम है वो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है। मतलब ये जो यहाँ पर वैल्यू हम लिखेंगे ना इस फंक्शन का, मान ले हम यहाँ पर वैल्यू एग्जांपल के लिए, वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हमको ऐसे नंबर से खेलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मान ले कि इसका मैक्सिमम वैल्यू हम 28 से लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका वैल्यू 28 से बड़ा नहीं होगा। अच्छा, इसका वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हम कहां पर बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो मैक्सिमम वैल्यू का हम बात कर रहे हैं कहां पर बात करें, तो इस बाउंड्री पे, ये जो सर्कल बना हुआ है ना इसके बाउंड्री पे बात कर रहे हैं। इसके बाउंड्री पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर इसका बाउंड्री हम पकड़ लें, ये सर्कल जो बनाए हैं रेडियस रो का सर्कल का एक पॉइंट पकड़ ले हम उसके बाउंड्री पे, तो उससे ज्यादा तो उस फंक्शन का वैल्यू होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? m यहां पर क्यों लिख दिए? ये बाकी सारा कहां गया बता रहे हैं हम। ये रो कहाँ चल गया? n कहाँ चल गया? पहले तो यहाँ पर n को हम 1 ले लिया तो इसलिए n फैक्टोरियल 1 हो गया। रो कहाँ गया? तो रो है यहाँ पर, लेकिन रो तो एक कांस्टेंट है ना, रो तो एक कांस्टेंट है। और हमको ये बात करना है कि ये फंक्शन, ये जो थ्योरम है ये क्या बताना चाह रहा है। तो ये सिंपल ये कहना चाह रहा है, जैसे मान ले हम रो को थोड़ा देर के लिए इग्नोर भी कर दे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये m से मालूम चल रहा है कि ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करता है, मतलब मैक्सिमम कितना बड़ा वैल्यू हो सकता है। हम एक लाइन में बता रहे हैं कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है उसके बारे जो बात करता है उसको कॉची इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी करने का मतलब क्या, कि या तो ये फंक्शन इस मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे बड़ा उस फंक्शन का वैल्यू नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में ये बात करता है।
अभी एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करेंगे। अब तुम बोलेगा सर डेरिवेशन क्या करने की जरूरत, जब थ्योरम समझ में आएगा। देख भाई यहाँ पर लिखा है कि nth ऑर्डर के लिए, मतलब कि कोई भी ऑर्डर चलेगा यहाँ पर, मतलब कि जो फंक्शन है उसको अगर हम लोग 100 टाइम्स भी डिफरेंशिएट कर दे तो f100 के लिए भी ये डिफाइंड होगा। तो वही हम लोग ये एक्सप्रेशन ला के और ये दिखा देंगे कि ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू होता है, और यहाँ पर हम लोग वही जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसी को यूज करते हुए उसको ड्राइव करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बात किए। तो अभी यहां पर देखना भाई कि इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले यहां पर हम लिख दिए कि लेट एफ एन बी ए एनालिटिक फंक्शन इन द डोमेन डी। मतलब वही हम बोल रहे थे ना कि जैसे अभी हम एक सर्कल बनाए थे ना, तो इस सर्कल का हम जो डोमेन है उसको डी ले रहे हैं, और यहां पर एक हम फंक्शन ले रहे हैं, है ना, मतलब एक फंक्शन ले रहे हैं एफ जेड, जो कि इस सर्कल में एनालिटिक है, ठीक है। एक फंक्शन ले रहे हैं एफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में एनालिटिक है हर जगह। और यहाँ पर एक हम लोग पॉइंट चुन लेंगे, यहाँ पर इसके सेंटर पे मान लें जेड नॉट, और इसी सेंटर पॉइंट से एक सर्कल यहाँ पर बना लेंगे, और इस सर्कल का रेडियस कितना ले लेंगे, इस सर्कल का रेडियस रो ले लेंगे, ठीक है। तो अब इस वाले सर्कल के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जेड माइनस जेड नॉट, मतलब ये पूरा जेड में से, ये पूरा मान लीजिए पूरा जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो उसमें से जेड नॉट घटाएंगे तो ये सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हम लिखे। अच्छा यहाँ पर मैग्नीट्यूड लगाएं क्यों, अब नहीं समझ में आया दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। ये पूरा सर्कल का रेडियस क्या है, रो। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड में है, और इसमें से अगर एक पॉइंट हम लोग जेड नॉट, ये जो पॉइंट जेड नॉट है उसको हम लोग हटा लें, तो ये जो हमको मिलेगा वो इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ये इक्वेशन है सर्कल का, सिंपल, ठीक है। तो ये सर्कल का इक्वेशन लिखे हम, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जेड का मतलब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड नॉट का मतलब वो पॉइंट जो हम लोग, जो सेंटर जिसको हम मान रहे हैं, जो पॉइंट को सेंटर पे मान रहे हैं वो जेड नॉट है, और ये जेड का मतलब तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एंड एफ जेड जो होगा, एफ जेड यानी कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो ये जो इसका मतलब एक बाउंड्री होता है, ये जो सर्कल हम बनाए हैं ना, इस सर्कल का एक बाउंड्री होगा, तो इस बाउंड्री से या तो उसका वैल्यू इस बाउंड्री के बराबर होगा, या तो इसका जो फंक्शन है इसका बाउंड्री से छोटा आएगा उसका वैल्यू। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा वो, क्योंकि हम बताएंगे कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम जो मैक्सिमम वैल्यू का बात करता है, या तो उसका बाउंड्री पे लाई करेगा, या तो उसका बाउंड्री के अंदर होगा फंक्शन, उससे बड़ा वैल्यू फंक्शन का नहीं होगा। मतलब या तो 200 लोग है तो 200 लोग ही आएगा, या तो 295 लोग होगा, या तो 300 आ जाएगा, लेकिन 300 से बड़ा और ज्यादा आदमी लोग नहीं आएगा। तो ये मतलब है, तो सवाल में ही दिया हुआ है ना कि मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, मतलब कि गिवन ही है थ्योरम में ये कंडीशन यूज करना है हमको, और जो फॉर्मूला है फाइनल उसको लेके आना है जिसमें ये सर्कल का रेडियस रो भी आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये दो गिवन कंडीशन से ये इक्वेशन है उसका, जो कि हमको बता रहा है कि जो ये रो है वो हम कैसे निकालेंगे। तो ये इसको क्लियर है ना, एकदम ठीक। अब हम यहाँ पर क्या किए कि कॉची इनइक्वालिटी फॉर्मूला, कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम जो होता है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जो अभी हम इसके बाद जस्ट बताने वाले, डिराइव करने वाले, तो वो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। सर ये कैसे आया, ज़्यादा इस पर सवाल नहीं उठाना है, अभी इसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, उसमें मालूम चल जाएगा ये कैसे आया, ठीक है। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, nth डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट ए। मतलब यहाँ पर देख भाई, जब भी हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग पॉइंट क्या लिखे हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट जेड नॉट लिए हैं, और इसी पॉइंट को हम लोग ए भी तो कह सकते हैं। अरे भाई देख, जनरल केस में क्या है ना कि यहाँ पर हम लोग पॉइंट को ए मान के चलते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम लोग ए को क्या मान लिए हैं, जेड नॉट, ठीक है। तो ये जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है वो किसी ए पॉइंट के लिए हम लिखे हैं, तो यहाँ पर ए डाल दिए, और बाकी ये फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन करो बस, मतलब इसका डेरिवेशन पर नहीं जाना है, इसको याद रखना है ये फॉर्मूला को, ठीक है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्लियर। nth डेरिवेटिव कहने का मतलब है यहाँ तू चाहे तो n को 1 डाल ले, 2 डाल ले, जितना डालना उतना डाल ले। अब तेरे को याद आ रहा होगा एफ एन ए, यानी कि जो प्रूफ करना था यहाँ से मिल रहा है कॉची इंटीग्रल से, ठीक है। अब यहाँ पर ए जो था उसकी जगह हम जेड नॉट लिख लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लिए हैं ना, ये जेड नॉट लिए हैं। देख भाई, ऐसे ये पॉइंट ए होता है, लेकिन हम क्या एज्यूम कर रहे हैं इस पॉइंट को, जेड नॉट। ऐसे ये पॉइंट होता है ए, लेकिन हम अपने से उसको क्या एज्यूम किए, जेड नॉट। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ, ये कॉची इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला हुआ। उसी जनरल फॉर्मूला में हम ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जेड नॉट, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है इसमें हम जो ए था उस ए की जगह पॉइंट क्या ले लिए, जेड नॉट, क्लियर है ना। इसीलिए हम ए को किससे रिप्लेस किए, जेड नॉट से, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक। उसके बाद जो बाकी सारा टर्म था एज इट इज लिख दिए। अच्छा यहाँ पर भी ए था तो उसकी जगह जेड नॉट लिख लिया। उसके बाद ना हमको यहाँ पर सिर्फ ये चीज प्रूफ करना है कि 300 लोग आएगा, 300 लोग, उससे ज्यादा आदमी नहीं आएगा। 300 आया तो आया, उससे ज्यादा आदमी नहीं आएगा। तो हमको सिर्फ आदमी कितना आ रहा है उसके बारे में बात करना है, आदमी किस दिशा से चल के आ रहा है उसके बारे में तो बात नहीं करना है, शादी में किस दिशा से चल के आ रहा है। तो इसीलिए हम ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम, कॉची इनइक्वालिटी का बात करते हैं तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मैक्सिमम
वैल्यू के बारे में डिस्कशन करता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका सिर्फ वैल्यू के बारे, बाकी उसका और कोई चीज़ के बारे में नहीं डिस्कशन करता है। क्लियर है? इसलिए हम इसका दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिए। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट लाना है बस उसी को अब हम डराइव करने वाले हैं। भाई आगे देख, यहाँ पर अब हम क्या किए, अब हम यहाँ पर क्या किए, जो मेरा इक्वेशन था यानी कि ये वाला जो लाइन थे नीचे जो लिखे थे, ठीक है, वही वाला इक्वेशन को आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जो एफ एन जेड नॉट था उसको ऐसे ही लिख दिया। बाकी ये जो मॉडुलस था, इस मॉडुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस मॉड को इसके साथ भेजेंगे और इस मॉड को इसके साथ भेजेंगे, दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट हम मॉड को भेज देंगे। तो पहले ये जो मॉडुलस है उसको फैक्टोरियल n बाई 2 पाई आयोटा के साथ भेज दिए, फिर इसी मॉड को इस वाले इंटीग्रल के साथ भेज दिए। दो पार्ट में इस मॉडुलस को हम डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर। अब ये जो मॉडुलस, ये प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अब इतना हम बताते नहीं रहेंगे, आपको सिंपल याद रखना है कि जो जब भी हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मॉडुलस लगाते हैं तो वो मॉडुलस को हम लोग कंप्लीटली पूरा फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी एक मॉड लगा सकते हैं, इस 2 में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, सब में हम पर्टिकुलर मॉडुलस लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर जगह मॉडुलस लगा दिया, इसमें भी मॉडुलस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना भाई, ये जो मॉड है उसको फैक्टोरियल n के लिए अलग से लिख दिया और ये 2 पाई आयोटा के लिए मॉड अलग से लगा दिया। ऊपर दिख रहा है कि कट गया, ऊपर का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 जो है इसके लिए मॉडुलस अलग से, पाई के लिए अलग से, आयोटा के लिए अलग से मॉडुलस। बाकी ये जो पूरा आपको दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। इस ये जो मॉडुलस पूरा इंटीग्रल में था ना, तो ये जो इंटीग्रल का मॉडुलस था उसको इस एफ के लिए अलग से लिख दिए, इसके लिए अलग से लिख दिया और ये dz के लिए अलग से मॉडुलस लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक? ठीक है सर। अब यहाँ पर कुछ नहीं हमको करना है। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वल टू के बाद इनइक्वालिटी कैसे आ गया वो हम बता रहे हैं। यहाँ पर भाई जो हमको प्रूफ करना है वो हमको ये प्रूफ करना है कि जो एफ जेड है गिवन है, मतलब ये चीज़ कि उसका मैक्सिमम जो फंक्शन जो है ना एफ जेड, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू या तो उसके बराबर होगा, मतलब ये m के बराबर, m का मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, या तो उससे छोटा होगा। तो इसलिए इस इक्वल को हम इनइक्वालिटी से रिप्लेस कर दिए। अब इसका भी रीज़न है, ऐसा नहीं कि रीज़न नहीं है, और भी कुछ रीज़न है, लेकिन अभी इसमें समझाने लगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो, इसलिए आप सिंपली इस इक्वल टू के बाद इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। ठीक है, रीज़न हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया, उसका छोटा सा आसान रीज़न दे दिया कि क्योंकि हमको ये एफ जेड जो मेरा जो फंक्शन है उसको इस मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर लाना है या तो उससे छोटा लेके आना है, उससे बड़ा तो नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको इससे रिप्लेस कर दिए ताकि डराइव कर सके। ठीक है, अब ये जो बाकी था उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये जो मॉडुलस है इसको फैक्टोरियल में लगा दिए, तो फैक्टोरियल में जब मॉड लगाते हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम n फैक्टोरियल में अगर मॉड लगा देंगे तो n फैक्टोरियल ही रहेगा, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 2 पे भी मॉड लगाने से 2 ही रहेगा, पाई तो एक कॉन्स्टेंट है तो उस पर भी कुछ नहीं पड़ेगा। आयोटा पे फर्क पड़ेगा, आयोटा का मैग्नीट्यूड, मॉड लगाने का मतलब है आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है, अच्छा आयोटा को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, आयोटा को हम लोग लिखते हैं 0 प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा 1 आयोटा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मॉड लेना है, मतलब भाई होता है ना यहाँ पर, अरे भाई ये भूल गया क्या, चल यहाँ लिखते हैं। तेरे को ये पता होगा ना, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको यहाँ पर x 0 हो गया होगा और ये y 1 हो गया होगा, तब यहाँ पर आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यानी कि 0√0 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर और ये आयोटा जो है उसका भी स्क्वायर, तो आयोटा का भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब तू ये बता भाई, समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आयोटा था, उसको आयोटा इस टाइप से होता है, मतलब यहाँ पर आयोटा होता है, तो ये x 0 हुआ होगा, y का वैल्यू 1 हुआ होगा, तब खाली आयोटा बचा होगा। अब इस आयोटा का अगर मॉड लेना है तो रूट अंडर स्क्वायर, इस मॉड का मतलब वही होता है ना, रूट लगा के स्क्वायर करना है सबका। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ ये 0 तो 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, मतलब देख भाई आयोटा का वैल्यू ऐसे होता है, आयोटा का सिर्फ वैल्यू होता है √1, यही होता है ना आयोटा का वैल्यू। अब उसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो उसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं, मतलब आयोटा का स्क्वायर करने का मतलब ये है कि 2 बार √1 इंटू √1 यानी कि 1 आएगा। तो यानी ये आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। भाई आयोटा का मतलब क्या होता है, √1, आयोटा स्क्वायर का मतलब √1 2 बार, तो यानी कि खाली 1 बचेगा ना। ठीक है, क्योंकि ये रूट नलीफाई हो जाएगा, तो यानी कि इसका रिजल्ट कितना आएगा 1। तो यानी कि आयोटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा 1। तो आयोटा का मैग्नीट्यूड के जगह पे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। लेकिन बाकी ये एफ तो पता नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डीजेड का भी मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसका भी नहीं पता। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने का सोच रहे हैं और ये वाला टर्म जो हम नीचे लिखे उसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये तो तेरा समझने के लिए ये टर्म को हम रहने दिए थे। ठीक है, आगे देखिए क्लियर नहीं, हम मिटा रहे हैं। ठीक है, सब लिखना नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझ जाना है, डायरेक्ट समझ जाना है कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है
मतलब मैग्नीट्यूड आयोटा निकालेंगे तो 1 आएगा। कैसे हम बता दिए, आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 कैसे होता है हम समझा दिए, ठीक है। अब देखना आगे यहाँ पर ये जो हम इन सब का वैल्यूज अब यहाँ पर फेड कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर और आगे डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसको निकालने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमको ये सवाल में दिया है कि जो मॉडुलस है z माइनस जेड नॉट का वो रो के बराबर है। मतलब ये सर्कल का जो इक्वेशन है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू रो, ये दिया हुआ है, ये गिवन है ना ये, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो रो है, रो को हम क्या मतलब ये जो मॉडुलस लिखा हुआ है ना, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये तो मॉड के फॉर्म में लिखा है और हमको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर इसमें से हम बिना मॉड का इसको लिखेंगे तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देख भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन को आर ई का पावर आयोटा थीटा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, ये सब में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से ये एक फॉर्मेट हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर मॉड हटा दे तो लेकिन यहाँ पर ये आर का मतलब क्या है, ये आर का मतलब है रेडियस, ये आर का मतलब है रेडियस। तो ये रेडियस तो हम यहाँ पर आर नहीं लिए, हम तो रो लिए रेडियस, इसीलिए इस आर की जगह पे हम रो लिख दिए। ये क्या, ये जो हम लिखे हैं इधर वाला, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, ये हम क्या लिखे हैं, जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है, सिंपल। तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर आयोटा थीटा है। अब यहाँ पर ये जो रेडियस था तो हम रो लेके चले हैं, तो यहाँ पर जो आर था उसकी जगह हम क्या लिख दिए, रो लिख दिया, ठीक है। बाकी ई का पावर आयोटा थीटा जैसा था उसको एज इट इज हम रहने दिए और कुछ नहीं किया उसमें, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर यानी कि जो हमको दिख रहा है z माइनस जेड नॉट, उस जेड नॉट की जगह पे हम ये रो ई का पावर आयोटा थीटा डाल सकते हैं। लेकिन अभी ये dz का टेंशन है, dz तो मालूम नहीं है, fz का टेंशन है, तो हम लोग ये सारा निकालते हैं और उसमें पुट करते हैं फाइनली, ये सारा हम अब मिटा रहे हैं, ठीक है, वो सारा हम डालेंगे उसमें, ठीक है। चलो आगे देखना भाई, यहाँ पर जो मेरा चल रहा था वैसे ही लिखा हुआ है, कुछ भी हम चेंज नहीं किए हैं, बस यहाँ पर जो लिखा था उसको मिटा दिए हैं और ये z माइनस जेड नॉट की जगह तो ये डालना है, वो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी टेंशन है हमको fz का, किसका टेंशन है, fz का। तो fz तो बहुत आसान है, fz तो सवाल में ही दिया हुआ है कि fz जो सवाल में नहीं मतलब कि डेरिवेशन में ही गिवन है कि जो fz है वो स्मॉलर देन इक्वल टू m है। तो यानी कि जो fz है उसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, m डाल देंगे। fz बराबर तो है ना m के, तो यानी कि जहां पर fz है उसकी जगह हम m डाल देंगे तो उसका टेंशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना मेरा बात, ये तो सवाल में दिया है fz जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू m है, तो जहां पर fz है उसकी जगह पे हम m डाल देंगे, क्योंकि fz भले m से छोटा है लेकिन बराबर भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए fz की जगह पे हम m डाल देंगे, ठीक है। टेंशन है dz का और ये तो इसका तो पता चल गया। तो dz निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसी को देख हम यहाँ पर लिख दिए, ये जो इक्वेशन लाए हैं मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है दोबारा से उसको लिखे हैं यहाँ पर। अब हमको dz चाहिए और उसका सिर्फ dz का मैग्नीट्यूड चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहाँ पर हम लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे जब बोथ साइड तो dz का तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। ये z नॉट तो एक पॉइंट है, z नॉट हम क्या किए थे, यहाँ पर सर्कल पे एक पॉइंट लिया था ना z नॉट अपने से, तो ये z नॉट पॉइंट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये तो इसका वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है, इसका तो डेरिवेटिव जीरो होगा नहीं, तो यानी कि ये z नॉट का डेरिवेटिव जीरो हो गया। उसके बाद फिर ये जो रो था वो तो रेडियस है सर्कल का, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, उसको बाहर कर दिया हम, कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। फिर यहाँ पर ये e का पावर आयोटा थीटा, आयोटा जो आयोटा में देखिए यहाँ पर थीटा आ रहा है, अब थीटा तो एक वेरिएबल है और वेरिएबल का डेरिवेटिव जीरो होता नहीं है, तो हम यहाँ पर e का पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव e का पावर आयोटा थीटा लिख दिए। उसके बाद फिर ये आयोटा थीटा का डेरिवेटिव अलग से किए चेन रूल लगा के। आयोटा थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, आयोटा आएगा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में इस तरफ डिफरेंशिएट चल रहा है। उसके चेन रूल के मुताबिक ये थीटा का डी थीटा लिख दिया, चेन रूल लगा है यहाँ पर, ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये आयोटा सामने उठा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्योंकि dz का मॉड चाहिए था तो यहाँ पर हम मॉड ले लिए, रो का भी मॉड ले लिया, आयोटा का भी मॉड ले लिया, e का पावर आयोटा थीटा सबका मॉडुलस ले लिया, ठीक है। अब तेरे को पता है कि ये रो का मॉड तो रो होगा भैया, क्योंकि रो तो सर्कल का रेडियस है, उसका तो मैग्नीट्यूड भी लेने से पॉजिटिव ही आएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे फैक्टोरियल पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रो को वैसे ही रन दिया। डी थीटा का तो मॉड डी थीटा आएगा, लेकिन ये आयोटा और इसका बताते हैं, आयोटा का मॉड तो 1 आएगा, पता है ना, आयोटा का मॉडुलस तो 1 आएगा, तो इसलिए देखिए यहाँ से आयोटा गायब हो गया। ई का पावर आयोटा थीटा हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। ई का पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका हमको मॉड लेना है, तो मॉड लेने का मतलब रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 1 है ना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 होगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आयोटा देख भाई, आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1 और यहाँ पर तो आयोटा स्क्वायर है, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर का मतलब इसका 1 हो जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, आई एम सॉरी,
यहाँ पर बताते हैं आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और जो आयोटा होता है वो √(-1) होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर लिखा है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा स्क्वायर लिखा है तो इसलिए इसका वैल्यू -1 कर दिया, तो -1 किए तो यहाँ पर आया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर आया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं, रुक जाए 1 मिनट। गाइस यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल गलती हो गया था, अभी हम उसको उस पर गौर किए। देखिए यहाँ पर आपको समझाने में एक छोटा सा गलती हो गया था, ये ई का पावर आयोटा थीटा का ले रहे हैं, बाकी सब ठीक है, छोटा सा एक चीज़ यहाँ पर ई का पावर आयोटा थीटा, इस ई का पावर आयोटा थीटा का ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और जब आप इसका मॉडुलस लीजिएगा तो मॉडुलस लेने का मतलब है कि किसी भी चीज़ का आप सिर्फ डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है, या फिर ऐसा बोल लीजिए कि उसका दूरी कितना है। किसी का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो उसका डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ना। और ये जो आयोटा है, ये आयोटा तो एक इमेजिनरी नंबर है। हम लोग जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक रियल नंबर का निकालते हैं, कभी भी इमेजिनरी नंबर का कोई क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए जब भी हम लोग cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वहां पर आयोटा का कभी भी स्क्वायर नहीं करते हैं। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी कर दे रहे थे। क्लियर है ना आपको यहाँ पर, तो यानी कि आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आयोटा का क्यों निकालेंगे भाई, आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसलिए इस आयोटा का कभी भी स्क्वायर नहीं लेते। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है, मान लीजिए कि z बराबर लिखा है a प्लस आयोटा b, तो अगर इस z का हम मॉड लेंगे तो इसको लिखेंगे √(a² प्लस b²। हालांकि ये पहले लेक्चर में बताया हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, a² प्लस b² लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयोटा है, ये आयोटा तो सिर्फ डिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इमेजिनरी नंबर है तो उसका नहीं लेना है। क्लियर है ना, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 आएगा, यानी कि e का पावर आयोटा थीटा का आंसर कितना आएगा, 1। तो इस e का पावर आयोटा थीटा के जगह भी हम 1 लिख लिए, और ये जो रो और d थीटा है वो जो बच गया उसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिए, और एक और जरूरी चीज है यहाँ पर, ये वाले को 4 मान लेंगे हम। 4 क्यों मानेंगे, क्योंकि इस fz के जगह पे तो सब्स्टिट्यूशन करना है, तो fz के जगह पे हम m ले लेंगे। क्लियर है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, हम बता दिए वो। ठीक है, तो अब ये सारा वैल्यूज को 2 को 3 को 4 को, ये सारा को इस इंटीग्रल में फेड करना है, और जो एक्सप्रेशन रहेगा वो मेरे हाथ में। चलिए आइए करते हैं यहाँ पर भाई। ठीक है, अब देखना आगे क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम ना एक लिखे थे यहाँ पर z माइनस z0 e की पावर ई आयोटा थीटा, ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, क्योंकि हमको जो दिया हुआ है ना सवाल में कि मतलब कि ये ई का पावर आयोटा थीटा था ना, तो इसको हम लिए थे। ठीक है, तो इस इक्वेशन 2 को अब चाहे तो इसी को 2 मान ले, लेकिन हमको यहाँ पर ना जो z माइनस z0 n+1 है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब z माइनस z0 का मैग्नीट्यूड। तो अभी हम थोड़ी देर पहले दिखाए थे कि z माइनस z0 का जो मैग्नीट्यूड है वो रो के बराबर है। लेकिन एक बात समझ ले भाई, लेकिन एक बात समझ ले कि यहाँ जो लिखा है ये अलग है। यहाँ पर लिखा है z माइनस z0 इज इक्वल्स टू रो ई की पावर आयोटा थीटा। जब मैग्नीट्यूड वाइज लिखना पड़ेगा तो z माइनस z0 रो के बराबर होगा, और जब ऐसे लिखना पड़ेगा विदाउट द मैग्नीट्यूड, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट जब करना होगा तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा तो यहाँ पर z माइनस z0 का मॉड है, तो मॉड है तो इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर बहुत लोग बोलेगा सर यहाँ पावर भी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पावर को हम लोग बाहर कर सकते हैं, और ये n+1 को बाहर करके सिर्फ इस z माइनस z0 का ही बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये z माइनस z0 का मॉड है ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड है तो ये नहीं लिख सकते हम लोग, उसकी जगह पे हम लोग को लिखना पड़ेगा ये रो वाला। तो हम एक काम करते हैं, आप चाहें तो करेक्शन भी कर सकते हैं, इसको आप 2 मान सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको आप 5 मान ले, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको 5 मान ले। ठीक है, इसको 5 मान लीजिए ये वाले को, है ना। उसके बाद लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 5, यानी कि ये वाला इसके जगह पे रो डालेंगे। इक्वेशन 3 यानी ये जो हम निकाले dz का वैल्यू, है ना। आपको याद होगा कि ये वाला हम क्यों लेके आए थे, ताकि dz हम निकाल सके, तो ये dz का जो मैग्नीट्यूड है वो, है ना, यानी कि इक्वेशन 3। और एक और चीज है, हाँ ये तो डल जाएगा रो, हाँ हो गया। अच्छा एक और चीज, ये fz का वैल्यू, ये fz को हम किसके, इस fz का मॉड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है, तो उसको हम 4 ले लिए, ये तो गिवन था ये वाला चीज। तो इस वाले fz के जगह पे हम m डाल दिए, dz के जगह पे रो d थीटा डाल दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 2 बार डल गया, सॉरी गाइस, यहाँ पर सिर्फ m होगा, dz के जगह पे रो d थीटा डाल दिया, बाकी ये जो टर्म था उसकी जगह एज इट इज। क्लियर है, अब इसी को थोड़ा और हम रिजॉल्व करके लिख रहे हैं, इसी वाले को एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये सारा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बस अब डेराइव हो गया, अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देना, एक्सप्रेशन आपके हाथ में। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं गाइस, समझ में आपको आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। fz0 और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन फैक्टोरियल n/2π। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो हम लोग जो सर्कल बना रहे हैं उसका जो एंगल है थीटा,
जो सर्कल यहाँ पर पॉइंट जेड नॉट लिए हैं, तो उसका एंगल थीटा जो है वो कितना एंगल घूम रहा है टोटल ये 2 पाई घूम रहा है। आपको पूरा 2 पाई ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्लोज्ड कर्व का बात कर रहे हैं, मतलब क्लोज्ड सर्कल का। सर्कल चारों तरफ से बंद है, तो 360 डिग्री घूमेगा तब ना चारों तरफ से बंद होगा। यानी कि इसका जो लिमिट है इंटीग्रेशन का, वो आपको 0 से 2 पाई लेना पड़ेगा अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो। m कांस्टेंट है वो तो बाहर चल जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये रो n प्लस 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रो n, और ये जो पावर था उसको ब्रेक करके लिख दिया, इसका रो ऐड कीजिएगा तो वापस यही आएगा, और यहाँ पर रो डी थीटा, तो ये रो से रो कट जाएगा, ठीक है। अब ये रो का पावर n तो कांस्टेंट है, बाहर करना पड़ेगा उसको, यानी कि अब हमको यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको, जल्दी से करना है, मिट गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आगे का बस खत्म हो गया डेरिवेशन, बस यही है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या करना होगा हमको, ये एफ एन जेड नॉट इक्वल्स टू नहीं लगाना है, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लिखना है, और यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल n, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू m अपॉन 2 पाई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये रो का पावर n भी बाहर होगा, तो इसको भी हम बाहर लिख देते हैं, रो की पावर n, और यहाँ पर क्या बचेगा, डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा। और आपको पता है कि डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे, तो एफ एन जेड नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन, यहाँ पर कितना आया, 2 पाई रो की पावर n, है ना, और ये वाले का इंटीग्रेशन 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो फंक्शन का वैल्यू मिला एफ एन जेड नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m फैक्टोरियल n अपॉन रो की पावर n, ठीक है। और यही हमको ड्राइव करना था, तो ये ड्राइव होके आ गया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये फैक्टोरियल n कांस्टेंट है, रो की पावर n यानी कि जो रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो ये जो f होगा ये सिर्फ, मतलब ये जो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगा या तो इस m से छोटा होगा या तो इस m के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं, तो ये डराइव हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ये डेरिवेशन खत्म, आपको समझ में आ गया होगा कॉची इनइक्वालिटी। हाँ भाई, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, है ना। अब इसको हम लोग ड्राइव करने वाले हैं अभी, है ना, और पहले समझाते हैं आपको कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अभी जो पीछे हम लोग कॉची इनइक्वालिटी ड्राइव किए वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ही हेल्प से ड्राइव किए ना। अगर मतलब कॉची इनइक्वालिटी का जो हम लोग डेरिवेशन किए हैं वो ऑब्वियसली जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला उसी का यूज़ करके किए हैं। बिना कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ किए तो कॉची इनइक्वालिटी का जो डेरिवेशन है वो तो हो नहीं पाता, है ना। तो यहाँ पर वही हम लिखें, इट इज़ अ फंडामेंटल रिजल्ट। फंडामेंटल कहने का मतलब है कि ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फंडामेंटल रिजल्ट इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दैट रिलेट्स द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। मतलब जो मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी कि एफ जेड, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उस विद इन अ क्लोज्ड काउंटर, हाँ मतलब एक क्लोज्ड काउंटर रहेगा जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, है ना, क्लोज काउंटर टू द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ऑन द काउंटर इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि ये मेरा पास एक फंक्शन, ठीक है, ये मेरे पास एक क्लोज बाउंड्री जिसके अंदर मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ जेड, ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन एफ जेड। अब हम यहाँ पर क्या किया ना कि एक छोटा सा एक और कंसिडर कर लिए, यहाँ पर एक हम क्लोज कर्व सी ले लिए, उसी के अंदर एक और क्लोज कर्व ले लिए सी डैश, और यहाँ पर एक इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया, मतलब इसका सेंटर पे, उसको हम लोग ए बोल दिए, और ये जो सर्कल छोटा वाला बनाए हैं इसके अंदर जो कि है उस सर्कल का रेडियस को हम आर ले लिए। अब यहाँ पर ये बोल रहा है ना यार कि मतलब ये क्या कर रहा है कि खुद का रिलेशन बना रहा है, मतलब कि ये जो क्लोज सर्कल है उसके अंदर जो एंटिटीज है उसी का रिलेशन बना रहा है, ये नहीं कि कुछ बाहर का कंपैरिजन कर रहा है। वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि एफ ए यानी कि यहां का ये जो पॉइंट ए है इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा एफ जेड डी जेड। मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये जो फंक्शन है, मतलब यहां पर देखिए ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोज काउंटर टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द काउंटर इटसेल्फ। मतलब काउंटर कहने का मतलब इसी के अंदर जो फंक्शन है, मतलब जो एफ जेड है वो इसके अंदर जो पॉइंट है उसी को डिफाइन करेगा। मतलब यहाँ पर जो एफ ए है यानी कि ये जो पॉइंट है अगर इसको हमको डिफाइन करना है तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसको खोजेंगे तो वो पॉइंट हमको लोकेट हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ थोड़ा सा ये सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, सिंपल बात है कि जो फंक्शन एनालिटिक होगा उस एनालिटिक फंक्शन अगर किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक होगा, तो अगर किसी भी पॉइंट पर अगर किसी एनालिटिक फंक्शन को हमको डिस्क्राइब करना है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची तो साइंटिस्ट का नाम है, इंटीग्रल क्योंकि इस वाले फार्मूला में इंटीग्रेशन आ रहा है। सबसे गौर करने वाला बात यह है कि हम जो पॉइंट ए का बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई दूसरा यहां पर पॉइंट ले ले जेड नॉट, तो अगर जेड नॉट ले लेगा तो यहां जेड नॉट लिखेगा, यहां जेड नॉट लिखेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो जेड नॉट है वो एनालिटिक होना चाहिए और इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर कोई आउटसाइड पॉइंट ले लिए, उसके लिए नहीं होगा। ये
कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर का जो पॉइंट होगा उससे हमको इस एफजेड को रिलेट करना है, इसके अंदर का पॉइंट को इस एफजेड से रिलेट करना है। देखिए इसका अंदर का पॉइंट को एफजेड से रिलेट करना है। अभी क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, और इसका डेरिवेशन से भी बहुत कुछ समझ में आएगा कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। मतलब सिंपल समझना है कि एक पॉइंट को जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको इससे रिलेट करते हुए जो फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अरे ये क्या कुछ समझा रहा है क्या? नहीं, कुछ समझा नहीं रहा है, इसमें तो खाली यही बोल रहा है कि ये फॉर्मूला का क्या मतलब है। तो ये फॉर्मूला का ये मतलब है कि जो अंदर में कोई एक पॉइंट रहेगा उसको हमको ये जो एफजेड है उससे रिलेट करना है। ऑब्वियसली यार अंदर वाले पॉइंट को ही इस एफजेड के देखेंगे ना, बाहर वाले पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं बनाता है। ठीक है, आइए ड्राइव करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखना भाई ध्यान से, इस प्रूफ को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर किए जो अभी हम जस्ट यहाँ पर बनाए थे। ये सर्कल नहीं, थोड़ा सा अलग हो गया, ओवल हो गया, कोई बात नहीं। ये एक सर्कल है और इसका एक सेंटर हम ए लिए और इसके अंदर एक और सर्कल बना लिया है ना। ये जेड का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मतलब जेड अब यहीं पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लाई कर रहा है पूरे में, और ये आर इसका रेडियस और यहाँ पर एक पॉइंट लिए हैं सेंटर पे जिसको हम ए बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक सर्कल एक और बनाया है सी डैश और एक सर्कल सी बनाया है। अब एक चीज समझना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन हम सी सर्कल के लिए निकालेंगे वही सेम सी डैश के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि ये जो सी सर्कल है उसी के अंदर सी डैश लाई कर रहा है, मतलब दोनों एक ही सर्कल का पार्ट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक, अभी जो प्रूफ करना है हमको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब हम ये सोच रहे हैं ना कि हम किसी तरह ये वाले को सॉल्व करें, यानी कि किसी तरह हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। ये LHS को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, सॉरी LHS कह रहे हैं यार, RHS को सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हम RHS को किसी तरह सॉल्व करेंगे और ये RHS को सॉल्व करके इसके बराबर लाएंगे। तो अगर हमको ये RHS को सॉल्व करना है तो ये 1/2 पाई आयोटा तो कुछ नहीं हो सकता इसका, इसको सॉल्व कर सकते हैं FZ Z माइनस A DZ, अगर ये किसी तरह इस कॉम्प्लेक्स प्लेन की हेल्प से हम निकाल ले तो हम यहाँ पर देख भाई इसको हम जानबूझ के लिखे ताकि तेरे को समझ में आए कि डेरिवेशन शुरू कहाँ से रहा है। डेरिवेशन शुरू तो यहाँ से करना है, लेकिन पहले समझना है कि पहले इसमें RHS हमको की पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा ना डेरिवेशन का, कि पहले हमको RHS सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल सी डैश, इस सी डैश सर्कल का इक्वेशन लिखे जो कि होता है Z माइनस ए का मॉड बराबर आर। ये कुछ नहीं, एक सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, Z माइनस ए मतलब ये Z में से A माइनस इज इक्वल्स टू आर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे अभी जैसे हम कॉची इनइक्वालिटी को जब प्रूफ कर रहे थे तो ये लिख रहे थे ना, Z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू रो, और इसका मॉड ले रहे थे, तो वैसे ही ये भी इस सर्कल के लिए इक्वेशन लिख दिया। वहां पर हम जेड नॉट ले रहे थे, यहाँ पर ए ले रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, वहां पर रेडियस रो लिए थे, इसमें रेडियस आर ले लिए। ठीक, तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां पर ध्यान से देखना कि मेरे को चाहिए z माइनस ए, तो अगर हमको z माइनस ए चाहिए मतलब कि बिना मैग्नीट्यूड का, तो अच्छा ये z माइनस ए है क्या? तो ये z माइनस ए के बारे में हम लिख दिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑब्वियसली यार z माइनस ए तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना चाहे तो आर ई का पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। हम बताए भी थे ये अभी जस्ट ये कि अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसको आर के बराबर लिखेंगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्पेसिफिकली लिखना है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल फॉर्मेट में हम उसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मतलब भाई ये सिंपल देखना भाई, ये जो नहीं था तरीका z इज इक्वल्स टू ई z इज इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आर ई की पावर आयोटा थीटा करके लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर z माइनस ए कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आर ई का पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये जनरल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हाँ क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए इसको ऐसे लिख पाए। ठीक, अब यहाँ पर हमको z चाहिए था, z क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर z नहीं चाहिए, यहाँ पर z माइनस ए चाहिए था, तो z माइनस ए तो मिल गया हमको। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उसके बाद इसको 1 नहीं मानते हैं, ये वाले को, इसको भी तो पुट करना है, लेकिन ठीक है, अच्छा रुक जाए एक मिनट, देख लेते हैं, पहले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से z निकालेंगे जब, अब z क्यों निकाल रहे हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर z इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देख भाई हमको यहाँ पर dz चाहिए, ये देख z माइनस ए तो निकल गया ना, आर ई का पावर आयोटा थीटा, तो ये z माइनस ए की जगह आर ई का पावर आयोटा थीटा डाल देंगे, उसका तो काम हो गया। हमको टेंशन है अब किसका? dz का और fz का। तो dz निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? dz निकालने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो z है उसमें a को इस तरह भेज दिए, तो ये प्लस a हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिए, तो a का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि a तो ये पॉइंट है, पॉइंट तो वेरिएबल है नहीं, उसका डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर ये r ऐसा ही e का पावर आयोटा थीटा, उसके बाद आयोटा थीटा का e का पावर आयोटा थीटा का डेरिवेटिव e का पावर आयोटा थीटा, उसके बाद ये आयोटा थीटा में थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आयोटा बचेगा।
ठीक है, तो आयोटा लिख दिए हम। उसके बाद फिर चेन रूल कर रहे हैं यहाँ पर, ई का पावर आयोटा थीटा चेन रूल लगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो पूछ ले भाई इसमें, है ना, कहाँ पर दिक्कत है हम रिप्लाई कर देंगे कमेंट में। कुछ नहीं यहाँ पर कर रहे हैं भाई, ये आर कांस्टेंट था बाहर किए, ई का पावर आयोटा थीटा का ई का पावर आयोटा थीटा, फिर ये आयोटा थीटा का आयोटा यहाँ पर आएगा क्योंकि चेन रूल लगा, और ये डी थीटा ऐसे ही, ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर दीज आर, अच्छा देख एक चीज़ हम यहाँ पर लिख दिया, अब पुट ही करना है इसमें और कुछ नहीं करना है। ये जो RHS है इसमें सारा वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं, और फिर अब डिराइव कर लेना है। मतलब हम ये RHS वाला इक्वेशन को भी डिराइव करने वाले, मतलब सॉल्व करने वाले। अब ये जो जितना जो वैल्यूज हम निकाले हैं, चाहे ये वाला वैल्यू चाहे इधर वाला वैल्यू, ये सारा वैल्यूज हम किसके लिए निकाले हैं, ये सारा वैल्यूज जो सही है वो इस सी डैश कर्व के लिए है। ये सी के लिए तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ खास बात है कि जो सी डैश है वो सी के ही अंदर लाई कर रहा है। ये कॉची का एक एक्सटेंशन, कॉची इंटीग्रल का एक्सटेंशन वाला एक थ्योरम होता है, जिसमें ये मालूम चलता है कि अगर कोई इक्वेशन इस सी डैश सर्कल के लिए एप्लीकेबल है तो ये सी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर इस सी सर्कल का हम इंटीग्रल करेंगे तो वो सी डैश सर्कल के इंटीग्रल के बराबर होगा। यहाँ पर हम समझा दिए उस बात को, नहीं तो बहुत लोग बोलेगा सर ये तो आप इस सर्कल का बात कर रहे हैं, फिर इससे कैसे रिलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाले को, ठीक है। तो ये सारा जो इक्वेशन हम लेके आए हैं उसको इसमें बस पुट करेंगे अब हम, ठीक है। चला जा पुट करते हैं, किस में पुट करेंगे, RHS में, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्विंग RHS और उस RHS में पुट करेंगे। नेक्स्ट देखना भाई, यहाँ पर जो इस तरफ हम इंटीग्रल लिखे हुए थे उसी वाले इंटीग्रल को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम बोल रहे थे ना कि सॉल्व करेंगे अभी हम RHS को, तो उसी RHS को बस हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो FZ था उसको वैसे ही रहने दिए, और हम Z का वैल्यू क्या निकाले थे, A + R e का पावर आयोटा थीटा, तो Z के जगह पर डाल दिए। और ये Z - A को हम निकाले थे R e का पावर आयोटा थीटा के बराबर। देख भाई, अगर Z - A के मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तब उसको हम लिखेंगे e का पावर आयोटा थीटा, लेकिन हमको तो खाली Z - A चाहिए तो R e का पावर आयोटा थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद जो dz है उसके प्लेस पे ये डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, dz के प्लेस पे ये डाल दिए, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर ना यहाँ पर क्या होगा, ये R e का पावर आयोटा थीटा, R e का पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आयोटा बचेगा, और ये आयोटा को हम बाहर कर दिए तो आयोटा को बाहर कर दिए। बाकी यहाँ पर ये जो सी डैश, अब देखना भाई यहाँ पर कर्व C लिखा हुआ है और यहाँ सी डैश लिखा हुआ है, क्योंकि हम बताए थे ना कि जो इंटीग्रेशन कर्व C के लिए वही वैलिड होगा, वही सेम इंटीग्रेशन कर्व C डैश के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो C और C डैश को बराबर लिख दिए, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ये कॉची खुद बोल के गया है ऐसा बात, क्योंकि देख भाई जो सी डैश कर्व है एकदम सिंपल सा बात है, वो सी कर्व के अंदर ही लाई कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर ये सी डैश FA R e का पावर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर देखना एक छोटा सा चीज यहाँ पर बताए हैं, इसके बाद का स्टेप समझेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व कर रहे हैं और देखना तुरंत अभी प्रूव हो जाएगा ये। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका ये जो रेडियस है बहुत छोटा है, तो ये रेडियस बहुत छोटा है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर ये जो A है और जो R है वो आपस में बराबर है, मतलब ये सर्कल बहुत छोटा था जिसको हम बड़ा करके दिखा रहे थे, तो यानी कि जो R है और A है उसको नियरली हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। और R इतना छोटा है कि उसका वैल्यू नियरली 10/0 है। भाई देख, ये R A के बराबर होने का मतलब क्या है कि ये जो A है ये तो एक पॉइंट है और R उसके बराबर हो जाना, मतलब सर्कल इतना छोटा है कि उसका रेडियस नेग्लिजिबल है, तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि रेडियस नियरली 10/0, तो यानी कि जो रेडियस है उसकी जगह हम 0 डाल दिए, तो ये रेडियस को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर खाली FA बचेगा, और ये डी थीटा ऐसे ही कैसे ही उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये FA कांस्टेंट था तो उसको बाहर कर दिए और यहाँ पर बचा डी थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर ये जो सर्कल हम बात कर रहे हैं सी डैश, ये जो सर्कल सी डैश ये तो पूरा गोल है ना, क्लोज सर्कल है, तो क्लोज सर्कल है इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई होगा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई ले लिए, और 0 से 2 पाई तो यहाँ पर डी थीटा का थीटा होगा, अपर लिमिट 2 पाई पुट होगा तो ये आएगा, आयोटा ये वाला ऐसे ही, और हम इस वाले को सॉल्व करे थे तो उस वाले को यहाँ लिख दिया, बाकी ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमको यहाँ से चाहिए क्या, हमको FA चाहिए, तो ये आयोटा 2 पाई को नीचे भेज देंगे, तो ये आयोटा और 2 पाई नीचे आ गया, तो यानी कि आयोटा 2 पाई नीचे आया, बाकी FA का वैल्यू ये मिल गया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये C का मतलब वही जो बड़ा वाला सर्कल है वो, तो ये प्रूव हो गया कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं टाइलर सीरीज का, ठीक है, लिख ले भाई, समझ में आया ना ये, ओके। हाँ भाई, तो यहाँ ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर हम लोग टाइलर सीरीज या फिर टाइलर एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं उसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें पहले बताया हुआ समझाया हुआ, हम पहले आपको समझा देते हैं कि टाइलर एक्सपेंशन क्या होता है या फिर टाइलर सीरीज जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका। और एक बात यहाँ पर से एकदम गांठ बांध लीजिए कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं टाइलर सीरीज, इसके बाद आप पढ़िएगा लॉरेंट सीरीज, और आप टाइलर सीरीज को समझ लेते हैं तो लॉरेंट सीरीज
चुटकियों में समझ में आएगा, ठीक है। टायलर सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, बहुत एप्लीकेशन है इसका। लेकिन पहले समझते हैं कि क्या होता है ये। तो वहां पर लिखा हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन एज अ इनफाइनाइट सम ऑफ टर्म्स, मतलब किसी एक फंक्शन को उसका इनफाइनाइट टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। जैसे मान ले कि मेरे पास कोई फंक्शन है fx, उसी फंक्शन fx को हम ढेर सारा यहाँ पर उसका टर्म्स लिखेंगे और इनफाइनाइट सीरीज जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कि एंडेबल सीरीज नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि मेरे पास जैसे कोई एक गिवन फंक्शन है fx, जरूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही लग रहा है, लेकिन ये fx हम ले लिया। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि z लिखना, हम चाहे तो x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो fx मेरे पास फंक्शन है, वही हम लिखे हैं फंक्शन वी वांट टू अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब जिस फंक्शन का हमको पर्टिकुलरली एक्सपेंशन करना है, तो उस फंक्शन को यहाँ पर हम लिख दिया। उसके बाद इसको इक्वल टू लिखे समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, मतलब हम बताए थे ना कि 0 से स्टार्ट करके और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट सीरीज है ये, एक टायलर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इन्फिनिटी तक जाना है हमको। तो n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी f n a, n मतलब यहां पर क्या है, ऑर्डर, मतलब कि कितना ऑर्डर का फंक्शन है ये। मतलब हो सकता है ना कि डबल डेरिवेटिव फंक्शन हो, मतलब जो फंक्शन जिसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं वो 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ हो, तो उसके लिए यहाँ पर n का मतलब है ऑर्डर की कितना बार डेरिवेटिव किया हुआ है। यहाँ पर भी n का मतलब वही है। अब ये a क्या है, तो आपको पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ही अंदर एक हम पॉइंट लेते हैं ना a, और उस a पॉइंट के ही अबाउट हम फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर a है, और ये z माइनस a का पावर n, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका पावर n है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फॉर्मूला हुआ बेसिकली टायलर सीरीज का। टायलर एक्सपेंशन n इक्वल टू 0 से शुरू होता है। यहाँ पर अगर n को आप 0 डालिएगा तो एक एक्सपेंशन मिलेगा, 1 डालने में एक और मिलेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक। तो एक बड़ा सा आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यही हम लोग को प्रूव करके लेके आना है। चाहे आप इसको कह लीजिए चाहे आप इसको कह लीजिए, दोनों सेम मतलब है। ये भी टायलर एक्सपेंशन, ये भी टायलर एक्सपेंशन, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा कंसाइज करके, मतलब कि यहाँ पर समेशन लगा हुआ है, यहाँ पर समेशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज समझना है ध्यान से कि ये ए का मतलब हम लिख दिए सेंटर पॉइंट, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के बिल्कुल सेंटर पे होता है। ए का मतलब लिख दिए। ये एफ एन ए का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट्स द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इवेल्युएटेड एट ए, मतलब जो ए पॉइंट पे फंक्शन है उसी को हम एफ ए लिख रहे हैं यहाँ पर। और एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये फंक्शन का डेरिवेटिव का कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर 1 2 थर्ड ऑर्डर 4 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर n लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे x लिख रहे थे ना फंक्शन को, तो हम z लिख लिए। क्या दिक्कत है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहे हैं, तो यानी fx की जगह पे हम z लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। उसके बाद फिर यहाँ पर जब हम इसको 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे, तो यहाँ भी 1 डालेंगे, तो यहाँ भी 1 डालेंगे, तो एफ ए, फिर ऐसे करके इस फंक्शन को एक्सपैंड करते करते एक लंबा एक्सपेंशन बनेगा, जो कि कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो अगर ये एक्सपेंशन हम डराइव करके ले आते हैं, और इसी एक्सपेंशन को हम क्या बोल देंगे फिर, टायलर एक्सपेंशन। इसी को क्या बोल देंगे, टायलर एक्सपेंशन। हालांकि यहाँ पर हम 1 नहीं डाले हैं, इसको स्टार्ट करना है 0 से, तो यहाँ पर ये जो n है इसके प्लेस पे हम 0 डालें, तो इसका पावर 0, तो यहाँ पर fa बचेगा। उसके बाद 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसका पावर 0, तो एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, तो ये पहले बचा। फिर जैसे इसको हम 1 डालें, तो 1 डालने पे यहाँ पर 1 लिखाया, उसके बाद इस n के प्लेस पे 1, ऐसे करके टायलर एक्सपेंशन इन्फिनिटी मतलब n टाइम्स तक जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अगर इसी को हम ड्राइव कर लेंगे तो यही मेरा टायलर एक्सपेंशन होगा। तो टायलर एक्सपेंशन एक एक्सपेंशन है जिसमें हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्सपैंड करते हैं। सिंपल जहां तक चाहे वहां तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट तक इसका रेंज होता है। एक चीज याद रखना है कि ये टायलर सीरीज एक इन्फाइनाइट सीरीज है। इस टायलर सीरीज के ही हेल्प से फिर हम लोग लॉरेंट सीरीज पे जाएंगे इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है। चलिए आइए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला का डेराइव ही करने बोलेगा इसको एग्जाम में, और कुछ पूछेगा नहीं। हाँ गाइस देखिए, तो यहाँ पर अभी हम ये इसका डेरिवेशन स्टार्ट किए हैं, और इसमें पहले लिखे हैं यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला हम तो बता ही रहे हैं तभी से कि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है उसका बहुत एप्लीकेशन है, बहुत यूज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉची इंटीग्रल फार्मूला ही है इसमें। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर फॉर क्लोज सर्कल सी। मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ना कि मतलब मेरा जो फंक्शन है वो किसी क्लोज्ड सर्कल सी में डिफाइंड है। मतलब कोई ऐसा सर्कल होगा गोल सा, ठीक है, दिस इज अ क्लोज सर्कल सी। उसी पे एक हम पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर उस पॉइंट को हम ले रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं ए, ठीक है, उसी में वो डिफाइन रहेगा, ठीक है। तो क्लोज सर्कल सी के लिए ये फॉर्मूला होता है। हम लोग अभी डराइव भी किए थे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, उसी को यूज कर रहे हैं टायलर सीरीज का डेरिवेशन करने के लिए। तो ये चैप्टर एक सीक्वेंस में भी है, यानी कि इसलिए आपको पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ाया गया ताकि आप ये टायलर सीरीज पढ़ पाएं। अगर आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पता ही नहीं होगा तो अचानक से ये लिखने पर अजीब सा दिखेगा। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का ही हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि टायलर सीरीज को ड्राइव कर सकें। तो अब यहाँ पर ये टायलर सीरीज का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो अभी पीछे मान के चले हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि मतलब मेरा जो डेरिवेशन है पीछे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम लोग ए के बजाय जेड ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जहाँ पर ए है उसकी जगह जेड ले रहे हैं। तो अभी जो पीछे आप डेरिवेशन में जाके देखिएगा, तो हम यहाँ पर जो टायलर एक्सपेंशन पीछे लिखे थे, जाके देखना होगा आपको, पीछे जो हम टायलर एक्सपेंशन लिखे थे, बड़ा सा एक्सपेंशन लिखे थे, एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ ए
प्लस ऐसे करके सो ऑन एक बड़ा सा एक्सपेंशन लिखे थे जो कि n तक जा रहा था, ठीक है। तो उस एक्सपेंशन में इस तरफ एफ जेड था और यहाँ पर तो एफ ए है, यानी कि यहाँ पर तो ए लिया हुआ है, तो क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है कॉची का, तो इसलिए यहाँ पर जो ए है उसके प्लेस पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे जेड, क्योंकि जो मेरा टायलर एक्सपेंशन है उसमें इस तरफ पहले जेड लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो ए है उसको हम जेड से रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे ही इस a की जगह पे हम z डालेंगे तो z माइनस जेड यहाँ जीरो हो जाएगा और जीरो से ये डिवाइड हो गया तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर इस a के प्लेस पे हम z ले रहे हैं तो इस z को भी किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम v से रिप्लेस कर दिए। आप जो चाहे वो यहाँ पर u से रिप्लेस कर लीजिए, जो मन में आए वो t से रिप्लेस कर लीजिए, कोई भी टर्म यहाँ पर ले लीजिए। तो ये जो z है उसको हम v से रिप्लेस कर लिए, तो जहां पर z था उसकी जगह हम v डाल दिए और जहां पर a था उसकी जगह z डाल दिए। क्यों किया ऐसा? ताकि हम जो टायलर सीरीज है, टायलर सीरीज का जो एक्सपेंशन है वो fz से स्टार्ट हो रहा है, तो ताकि इधर fz लेके आए, इसीलिए हम यहां पर जहां पर आपका a था उसके प्लेस पे z ले लिए। क्लियर है ना? और a को z से रिप्लेस किए तो यहां पर भाई साहब यहां भी a हो जाता, तो इसलिए हम z जो था ये वाला, उस z को किससे रिप्लेस कर देंगे? v से। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं यहां पर किसमें? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में, वन इक्वेशन में। तो अभी हम वही लिख रहे हैं कि इक्वेशन 1 v ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पर a की जगह z आ जाएगा, z की जगह v आ जाएगा और इस z की जगह v आ जाएगा, और बाकी जहां पर a है वहां तो जहां पर a है उस जगह पे क्या आ जाएगा? जहां पर a है उस जगह पे z आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, जहां पर a है उस जगह पे z आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो 1/v माइनस जेड है, यानी ये आपको दिख रहा हो ना यहाँ पर 1/v माइनस जेड, ये वाला टर्म, ये fv dv तो ठीक है, ये v माइनस जेड ये वाला टर्म को हम सॉल्व करने का सोच रहे हैं। मतलब ये लगभग आ ही जाएगा अब तो फॉर्मूला, मतलब जो टायलर सीरीज है वो आराम से आ जाएगा। 1/v माइनस जेड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 1/v माइनस जेड को अलग से इधर लिख लिए, सॉल्विंग 1/v माइनस जेड। इसको सॉल्व करके ना हम एक निकालेंगे एक्सप्रेशन, और उसी एक्सप्रेशन को इस इक्वेशन 2 में डाल देंगे, आराम से टायलर सीरीज ड्राइव हो जाएगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल याद रखना है, टायलर सीरीज ड्राइव करने के लिए आपको कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखना है। कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में जो a पॉइंट होता है उसको z से रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि मेरा जो टायलर सीरीज है वो fz से डिफाइंड होता है, z लिखा होता है, इसीलिए भाई, और कोई कारण नहीं उसका। ठीक है, तो 1/v माइनस जेड लिखे यहाँ पर, हम उसी को लिखे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमको दिखा कि यहाँ पर माइनस ए और प्लस ए किए हम। ठीक है, माइनस ए प्लस ए, क्योंकि मेरा जो एक्सपेंशन है उसमें a भी रहता है, तो माइनस ए प्लस ए कर दिया। उसके बाद ये माइनस ए को इसके साथ रहने दिए और इन दोनों में से माइनस साइन, इस z को सामने ले आए, a को पीछे ले गए और ऐसे लिख दिए। फिर जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये z को नेगेटिव कर देगा और ये a को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या किए, यहाँ पर यहाँ पर v माइनस ए को हम कॉमन लेने का सोचे। इसमें ये स्टेप्स याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 2-3 बार। 2 बार ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद तीसरा बार एक और बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपको ये याद होगा। याद ऐसे करने वाला है नहीं, आप 2 बार भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो v माइनस ए को कॉमन लेना था, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पर v माइनस ए को डिवाइड कर दिया। फिर जब ये v माइनस ए अंदर जाएगा और ये v माइनस ये यहाँ जाएगा, तो v माइनस ए यहाँ जब जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हम कुछ नहीं किए, यहाँ पर v माइनस ए को इन दोनों में से कॉमन निकालें। यहाँ पर v माइनस ए था नहीं कॉमन निकालने के लिए, v माइनस ए डिवाइड कर दिए। अब इस वाले डब्बा को, ये जो बना है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसका पावर अभी कितना है? इसका पावर अभी 1 है। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे और एक एक्सपेंशन निकालेंगे हम फाइनली। ठीक है, तो बाइनोमियल बोलते हैं, सॉरी, एक एक्सपेंशन होता है उसको हम यूज करेंगे और एक एक्सपेंशन निकालेंगे। और फिर यहाँ पर ये जो कुछ नहीं करना है, ये जो 1/v माइनस जेड है उसी को सॉल्व करके यहाँ तक लाए ना, इसके आगे बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो भी सॉल्व करके आएगा उसको 2 में डाल देंगे। ठीक है, आइए करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अभी ये जो नीचे वाला इक्वेशन था, है ना, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे, वही इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है और कुछ नहीं। इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा। मतलब ये हम देख भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 1/v माइनस जेड को सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाए थे। फिर इसको जब ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो -1 था इसको हम एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक एक्सपेंशन होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 1 + x की पावर, मान ले लिखा है -1, या फिर माइनस भी रहेगा अगर तो। ठीक है, ऐसे माइनस है मान ले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + x + x² + x की पावर 3 + x की पावर 4 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन होता है अगर 1 - x की पावर -1 रहेगा। वैसे ही यहाँ पर है 1 - x की पावर -1 दिख रहा है, तो इस एक्सपेंशन को यूज करेंगे। मैथ्स का है यार ये टूल, मेरा गलती नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला जो है इसमें -1 उतारे तो यहाँ पर प्लस हो गया। फिर एक बार और ऐसे ही, जैसे कैसे x² x का पावर 3 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो इस एक्सपेंशन को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये वाले में। ठीक है, तो ये -1 यहाँ उतरा तो प्लस हो गया। फिर भाई इसका पावर बढ़ते जाएगा एंड सो ऑन जाएगा। समझ गया ना? तो ये एक्सपेंशन तू चाहे तो लिख ले कि ये एक्सपेंशन यूज हुआ है, कॉपी में लिख लें तो फिर जब पढ़ेगा तो उस समय भूल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको लिख लेना चाहिए था।
अब देख भाई, तो वही एक्सपेंशन का यहाँ पर यूज़ किए, इस पावर को उतारे और इसे एक्सपैंड कर दिया। अब फाइनली ये जो 1/v - a था बाहर में, उसको हम अंदर ले गए, अंदर ले गए, अंदर ले गए, तो यहाँ पर पावर इसको जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर 1/v - a आएगा, पावर 2 3 4। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इसका जो पावर है वो देख बढ़ रहा है, ये 1 है लेकिन ये 2 है, ये 2 है 3 है, ये 3 4, ये होते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 मान लिए। अब ये जो हम निकाले, ये क्या निकाले हम, 1/v - z। भाई साहब ये जो हम सॉल्व करे थे, किसको सॉल्व करे थे, 1/v - z को ही सॉल्व करे थे ना, वहाँ तक पहुँचाए थे, ठीक है। तो ये 1/v - z का एक्सप्रेशन ये मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो 1/v - z है जिसको हम इक्वेशन 3 मान रहे हैं, जिसको सॉल्व करके लेके आए हम, उसको कहाँ डालना है, 2 में। तो सेकंड इक्वेशन ये रहा मेरा, ये सेकंड इक्वेशन है यही वाला, जो मेरा मतलब कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो था वही है मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो उसमें अब कुछ नहीं करना है, बस इसको फेड कर देना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो वही हम लिखे पुटिंग इक्वेशन 3, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है यानी कि 1/v - z, 1/v - z का जो वैल्यू उसको 2 में, तो ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इस सेकंड इक्वेशन में हम 1/v - z का वैल्यू डाल रहे हैं, तो 1/2 पाई आयोटा हो जाएगा। और ये 1/v - z का वैल्यू यहाँ पर फेड करना है, तो यहाँ पर c हो जाएगा। 1/v - z का वैल्यू कितना आया, 1/2 प्लस माइनस है यहाँ पर, सॉरी, v - a, उसके बाद प्लस यहाँ पर है z - a की पावर 1 अपॉन v - a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इतना लंबा हम नहीं लिखते रहेंगे, 2 - a का पावर 2 अपॉन v - a का पावर 3, और ये कहाँ तक जाएगा भाई, n तक जाएगा, ठीक है। और ये सब के मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/v - z के बाद ये भी तो है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे fv dv, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उधर, बहुत खूबसूरत चीज़ है fv dv, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंशन आया। अब कुछ नहीं करना है, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना है, और मेरे पास जो एक्सपेंशन है टाइलर वो तुरंत आ जाएगा। चल करते हैं भाई जल्दी से। देखना भाई यहाँ पर ध्यान से, ये जो इक्वेशन नंबर 3 था है ना, उसमें हम 2 को डाल चुके थे, ये एक्सपेंशन आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी तो जस्ट हम ये लेके आए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये जो 1/2 पाई आयोटा है इसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 पाई आयोटा को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो fv dv बाहर में है इसको भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1/2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई, fv dv को भी सबके साथ मल्टीप्लाई। तो जब ये 1/2 पाई आयोटा अंदर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन को भी ना सबके साथ बांट देंगे, एक इंटीग्रेशन इसके साथ भेजेंगे, एक इंटीग्रेशन इसके साथ, एक इसके साथ, और ये n तक जा रहा है ना टर्म, तो वो जो n तक जो टर्म जा रहा है उसको भी अभी हम लिखेंगे यहाँ पर, जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखना भाई कि ये 1/2 पाई आयोटा जब इसके साथ जाएगा तो 1/v - a बचेगा, तो 1/v - a, fv dv जो था वो इसके साथ गया तो fv dv, और ये 1/2 पाई आयोटा। फिर यही वाला जो टर्म है 1/2 पाई आयोटा, ये इसके साथ गया, ये वाले के साथ, तो z - a का पावर 1 और यहाँ पर 2, तो z माइनस यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा ये देख, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है ये v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो v के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये z और a तो कांस्टेंट हो जाएगा। भाई साहब इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो z और a है ये तो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए ये z - a को हम बाहर कर दिए, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किया, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये 1/2 पाई आयोटा अंदर गया था, fv dv, और यहाँ पर v - a का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो टर्म था उसको लिखे हैं। फिर प्लस आगे हम बढ़े, ये z - a का स्क्वायर, v - a का पावर क्यूब, देखिए यहाँ पर ये अंदर में रहेगा क्योंकि ये v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये तो वेरिएबल है तो ये तो अंदर में ही रहेगा। लेकिन ये जो z - a है ये तो v के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ ना, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये वाला तो कांस्टेंट होगा, तो देखिए इसको बाहर कर दिए हम। फिर 2 फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई किए, 2 फैक्टोरियल से नीचे मल्टीप्लाई किए, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। फिर वैसे ही सेम एक और टर्म रिपीट होता, मतलब बहुत सारा और टर्म n तक जाता है ये, यानी कि यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, 2 पाई आयोटा, z - a का पावर 3 बाहर होता, फिर अंदर में यहाँ पर पावर 4 होता है, ऐसे करके एक्सपेंशन जाता। तो हम क्या किए, इस 2 के जगह पे n लिख लिए, इसके जगह भी n लिख लिए, और ये वाला 2 के जगह पे भी n लिख लिए, ठीक है। और ये जो था तेरा 3, इस 3 को क्या लिखेंगे, n+1। मान ले कि n को तो 2 डालता है, मान ले n को 2 डालता है, तो यहाँ पर 2 डालेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, सब जगह 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये nth ऑर्डर के लिए हो गया। और यहाँ पर ये fv dv अंदर में रहेगा तो fv dv अंदर में, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है एकदम, ठीक है सर। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखना, यहाँ पर ये जो बड़ा सा तेरे को दिख रहा है एक्सपेंशन, कौन सा वाला सर, ये वाला, ये पूरा, इस पूरे को हम क्या मान लिए, इस पूरे को हम मान लिए fa, ये पूरे को सर क्यों माने बताएंगे अभी। इस पूरे को हम मान लिए fa लिख दिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी तेरे को दिख रहा होगा, यही सेम चीज़ दिख रहा होगा, ये पूरे को हम fa मान लिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो 1/2 पाई आयोटा fv dv v - a का स्क्वायर, इसको f' a मान लिए। भाई साहब इसको अगर हम fa मान रहे हैं तो इसमें देखिए पावर 2 हो गया ना, तो इसको f' a मान लिए, और बाकी ये जो z - a था उसको ऐसे ही रख दिए, और ये जो नीचे वाला 1 फैक्टोरियल था इसको छोड़ दिए, इसको कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिए हम। ये जो तेरे को टर्म दिख रहा है ना सर, कौन सा वाला, ये वाला पूरा टर्म, ये टर्म, इस पूरे टर्म को हम क्या ले लिए हैं, f'(a). ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ये पूरा टर्म को हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे f'(a). ठीक वैसे ही ये वाला जो टर्म होगा यहाँ पर, ये पूरा टर्म, इस पूरा टर्म को हम क्या ले लेंगे, इस टर्म को ले लेंगे हम fn
ए। क्लियर है ना? तो यानी कि इसके जगह पे देखिए, ये वाला टर्म की जगह पे क्या लिख लिए, एफ एन ए, बाकी ये जो टर्म था एज इट इज। और यहाँ पर हम बता दिए कि एफ एन ए हम किसको लिए हैं, यानी कि लास्ट वाले टर्म को। क्लियर है ना? तो ये जो आ गया तेरा, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ये कॉच, ये टायलर सीरीज, इसी को हम बोलते हैं टायलर सीरीज। क्लियर है? अब टायलर सीरीज में जो लास्ट वाला आया ना एफ एन ए, ये जो एफ एन ए का वैल्यू है बहुत स्पेशल है, जो कि हमको यहाँ पर लास्ट से निकालें। तो ये जो लास्ट से जो निकला ना, इसको हम लोग कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऑफ एक्सटेंशन बोलते हैं। मतलब कि जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला होता है उसका एक्सटेंशन। कॉची इंटीग्रल फार्मूला तो सिंपल होता है ना, एफ ए बराबर दिस होता है, लेकिन ये जो निकला ना, ये भी कॉची इंटीग्रल फार्मूला निकल गया। मतलब टायलर सीरीज से कॉची इंटीग्रल निकल जाता है। लेकिन कौन सा वाला कॉची इंटीग्रल? nth डेरिवेटिव के लिए। याद कर यार, तू जब कॉची इंटीग्रल फार्मूला लिख रहा था तो यहाँ पर n को 1 डाल रहा था, लेकिन ये जो कॉची इंटीग्रल आया ये nth डेरिवेटिव के लिए। मतलब यहाँ पर n को तू जो चाहे वो डाल सकता है। तो टायलर सीरीज का लास्ट वाला जो nth टर्म रहता है, ये वाला जो रहता है, उससे एक बड़ा रिजल्ट भी निकलता है। किसके लिए? कॉची इंटीग्रल के लिए। क्लियर हुआ टायलर सीरीज? कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही वाला जो आया इसी को टायलर एक्सपेंशन बोलते हैं। इसमें ये लास्ट वाला टर्म इंपॉर्टेंट था, तो उसको हम लिख दें यहाँ पर कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला का एक्सटेंशन है ये। एक्सटेंशन मतलब कि कॉची इंटीग्रल को और बढ़िया तरीके से जो एक्सप्लेन करता है वो। तो ये नहीं भी लिखेगा एग्जाम में तो चलेगा। बाकी टायलर सीरीज का अगर डेरिवेशन आता है ना, तो एग्जाम में यहाँ तक करके आना है। ठीक है? कैसे हुआ? क्लियर हुआ ना? ये एफ डैश ए और ये इसको कैसे कंसिडर किए, क्लियर है? ये एफ डबल डैश है, ये वाला जो टर्म हुआ ये एफ एन ए हुआ, बाकी ये जो टर्म्स था ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं लॉरेंट सीरीज पे। उसका भी डेरिवेशन करना है, थोड़ा सिमिलर ही रहेगा, कुछ मतलब कि ज़्यादा नया उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, लॉरेंट सीरीज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसका मतलब कि फॉर्मूला और ये सब तो अलग है। उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हम लोग रेसिड्यू पढ़ेंगे ना, अगर मौका मिला तो बैटरी को मोबाइल का देखना पड़ेगा। अभी आज पता नहीं रेसिड्यू हो पाएगा कि नहीं, देख लेते हैं। तो जो हम लोग रेसिड्यू पढ़ेंगे उसमें लॉरेंट एक्सपेंशन, मतलब लॉरेंट एक्सपेंशन से ही रेसिड्यू वाला जो टॉपिक है वो आएगा। ठीक है? तो इसलिए सारा टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है, तो आप किसी को छोड़ भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर सिंगुलैरिटी वाला चीज़ थोड़ा सा हम मिस आउट किए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 जो इसका आएगा उसमें। ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा बात जो है लॉरेंट एक्सपेंशन या फिर लॉरेंट सीरीज के बारे में लिखा हुआ है। हम अभी समझाते हैं पहले लॉरेंट एक्सपेंशन या लॉरेंट सीरीज क्या होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम कंप्लीट तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50% इसका नॉलेज आपको हम दे देंगे कि ये क्या होता है। अगर आपको इसको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आपको डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि हम कुछ दिनों में डालेंगे। अभी टाइम लगेगा, अभी इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम इनके ऊपर सेपरेट वीडियोज़ भी लाएंगे इसमें। लेकिन कोशिश कीजिए समझने का, मैक्सिमम चीज़ आपको समझा देंगे और एक बात आपका दिमाग में एकदम 100% बैठा देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि लॉरेंट थ्योरम, जिसको आप लॉरेंट सीरीज भी बोलते हैं, इज अ मैथमेटिकल थ्योरम। ये सब तो आप लिख लीजिएगा, मैथमेटिकल थ्योरम है। किसमें? लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में ये बात करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिर्फ z होता है ना हम लोग, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग z का, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है fz, उसका बात कर रहे हैं। यानी ये जो थ्योरम है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करना पसंद करता है। ठीक है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विच डील्स विद द एक्सपेंशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। देखिए वही बात लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो चैप्टर उसके अंदर ये थ्योरम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात करता है इन द एनुलर रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट बात, ये भी बता दिया कि फंक्शन के बारे कहीं एरो गैरो, जैसे टेलर सीरीज फंक्शन को कहीं भी डिफाइन कर दे रहा था, लेकिन ये लॉरेंट सीरीज कहीं भी डिफाइन नहीं करेगा। ये लॉरेंट सीरीज एक पर्टिकुलर जगह में ही फंक्शन को डिफाइन करेगा। सर वो जगह कौन सा है? देखना ध्यान से। ये यहाँ पर एक सर्कल है और ये यहाँ पर दूसरा एक और सर्कल, और ये दोनों सर्कल का ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है ना, देख भाई, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। यहाँ पर पूरे में एक फंक्शन है z, मान लीजिए पूरा प्लेन में एक फंक्शन, एक z प्लेन है, इस पूरे z प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग कहीं पर भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ये जो दो कंसेंट्रिक सर्कल है उसका ये जो बीच वाला बाउंड्री आ रहा है जो कि ऐसे शेड किया हुआ है, उस बाउंड्री में ही हम लोग सिर्फ लॉरेंट एक्सपेंशन करेंगे। मतलब वो जो मेरा फंक्शन है f(z), उसका लॉरेंट एक्सपेंशन अगर करना है तो इसी बाउंड्री में करना पड़ेगा, विद इन दिस बाउंड्री। ये r2 रेडियस वाला सर्कल, ये r1 वाले का, तो इन दोनों के बीच का ये जो बाउंड्री आ रहा है ये वाला, उसी में हमको लॉरेंट एक्सपेंशन करना है किसी भी फंक्शन का। ये सबसे बड़ा उसूल है लॉरेंट सीरीज का कि वो एनुलर रीजन में ही डिस्कशन करता है। एनुलर रीजन इसको बोलते हैं हम, ये वाले को। दो सर्कल के कारण जो ये वाला रीजन मोटाई मिल रहा है ना, उसको एनुलर रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए एनुलस भी बोलेंगे उसको, या फिर एनुलर रीजन। वही बात लिखा है कि एनुलर रीजन में, यहाँ लिख दिया रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों के बीच में जो रीजन है वहीं पर सिर्फ हमको लॉरेंट एक्सपेंशन का बात करना है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऑब्वियसली यार ये जो रीजन है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही कहीं पर आ रहा है। ठीक है? क्लियर है ना? ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही ये भी लाई कर रहे हैं ना, ये एनुलर रीजन। ठीक। अब यहां पर हम लिखे हैं, अब यहां पर एक दूसरा लाइन जो लिखे है ना, मतलब कि इसको टायलर सीरीज से रिलेट करते हुए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टायलर सीरीज। सही बात है, जो टायलर सीरीज है उसको थोड़ा और एक्सपेंड करके, उसका और डिटेल्स में हम लोग जब जाते हैं, मतलब देख भाई टायलर सीरीज हेडिंग है,
टेलर सीरीज हेडिंग है, उसके अंदर का एक पार्ट है लॉरेंट सीरीज। अब लेकिन अंदर का पार्ट कहने का मतलब ये नहीं कि उससे आसान है, मतलब कि उसी को और आगे बढ़ा के हम लोग और डिटेल में बात किया। टेलर सीरीज इस पूरे का बात करता है, लेकिन लॉरेंट सीरीज एक स्पेशल केस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक्सपेंशन भी थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसको डराइव करने का तरीका कुल मिला मिला के थोड़ा थोड़ा टेलर सीरीज का भी पार्ट यूज होगा इसमें, ठीक है। तो यहां पर अब हम लिख दिए इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन टू द फंक्शंस दैट मे हैव सिंगुलैरिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब भाई सिंगुलैरिटीज का मतलब तो तेरे को पता नहीं, तो अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, सिंगुलैरिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसी समय बता देंगे। सिंगुलैरिटी कहने का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सिंगल लौंडा, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है ना, कि मतलब सबसे अलग है वो, ठीक है। सबसे अलग आइडेंटिफिकेशन जो फंक्शंस का होता है ना, उसी के बारे में लॉरेंट सीरीज बात करना पसंद करता है। ये यहां पर लिखा हुआ है, मतलब उन फंक्शंस के बारे एक्सपेंशन हम लोग देखो लिखा है ना, एक्सटेंशन टू टेलर सीरीज टू द फंक्शंस दैट मे हैव सिंगुलैरिटीज। मतलब जरूरी नहीं कि सिंगुलैरिटी हो ही हो, मतलब सबसे अलग हो ही हो, लेकिन हाँ जनरली जितना फंक्शंस सारे फंक्शंस के बिहेवियर से कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है, उन फंक्शंस का ही हम लोग एक्सपेंशन लॉरेंट सीरीज से करते हैं। एक बार इसको हम छोटा एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे मान ले कि भाई क्लास में 100 लोग हैं, अब वो 100 लोग में से किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन उसमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको टीचर बनना होगा, तो उसका तो बिहेवियर सबसे अलग हो गया, वो एकदम सिंगुलर हो गया उस क्लास में। उसका क्या करना था, उसको प्रोफेसर बनना था या टीचर बनना था, जैसे कि हमको बनना है, मतलब कि जिसको प्रोफेसर या टीचर जो भी बनना है, ठीक है, जैसे कि हमको बनना था और हम बन गए फाइनली। तो वो जो लड़का रहेगा वो सिंगुलर हो जाएगा, उस पूरे क्लासरूम के लिए वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आजकल तो वैसे कोई बनना नहीं चाहता है, उस क्लासरूम के लिए वो लड़का सिंगुलर हो जाएगा। तो उस लड़का के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम लॉरेंट सीरीज से करेंगे, लेकिन अगर पूरा क्लासरूम का डिस्कशन करना रहेगा तो टेलर एक्सपेंशन लगा देंगे। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो सिंगुलर का मतलब होता है सबसे अलग, और जरूरी नहीं है कि सबसे अलग वाले क्या करें, और भी चीज का कर सकते हैं। इस एनुलस के अंदर जो भी आएगा सबका एक्सपेंशन हम लॉरेंट सीरीज से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सिंगुलर मिल गया, मतलब सबसे अलग मिल गया, तो उसका हम डिस्कशन और अच्छा से लॉरेंट सीरीज से करना पसंद करेंगे। क्लियर है ना अभी, ठीक है। तो ये लॉरेंट एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला हम लोग डराइव मतलब इसी को करने वाले हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसी फॉर्मूला को दो हिस्सा में हम लोग बांटे हैं, इसी को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहां पर हम लिख दिए कि यहां पर जो n है, यानी कि ये जो हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये n माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये एक जनरल फॉर्मूला है। और यहां पर c का मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है, कोएफिशिएंट है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज अ कोएफिशिएंट। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, z माइनस z नॉट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये एक कोएफिशिएंट है उसका। अब ये कोएफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो कोएफिशिएंट दिख रहा है ना cn, इसी से आगे जो हम लोग रेसिड्यू पढ़ना है, रेसिड्यू टॉपिक है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो अभी ये cn को दो पार्ट में हम बांट देंगे, एक नेगेटिव पावर ऑफ m लेंगे और एक पॉजिटिव पावर ऑफ n लेंगे। दो पार्ट होता है, मतलब ये जो लॉरेंट एक्सपेंशन है इसका दो पार्ट होता है, एक होता है जनरल पार्ट और एक प्रिंसिपल पार्ट होता है, ठीक है, दो पार्ट्स होता है। तो हम दो पार्ट उसका करके लिखते हैं, मतलब कि सिर्फ यहाँ cn नहीं होगा, cn के अंदर दो कोएफिशिएंट्स आएगा, तो उसी को हमको डराइव करना है। तो अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूला एक और लिखते हैं जिसको हम लोग को फाइनली डराइव करना है लॉरेंट के लिए, ठीक है। चल हाँ भाई, तो अभी जो यहाँ पर ये जो हम लिखे थे उसी मतलब कि इसके बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे हम लॉरेंट सीरीज को। तो वही हम किए यहाँ पर, ये वाला जो था fz उसको लिख दिए, और यहाँ पर ये जो समेशन था n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an, एक कोएफिशिएंट cn के जगह पर एक बार एक an ले लिया, z माइनस a, और यहाँ पर पॉजिटिव पावर ले लिया n का, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर भाई यहाँ z नॉट है ना, तो कुछ नहीं किया, z नॉट को हम किससे रिप्लेस कर दिए, a से। मतलब ये जो सर्कल हम लोग बनाते हैं ना उसमें z नॉट यहाँ पर लेते हैं, तो उस z नॉट की जगह हम a ले लिया भाई, ये जो z नॉट था उसके जगह पे हम a ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर भी a ले लिए, और इसका पॉजिटिव पावर ले लिया, इसका नेगेटिव पावर ले लिया, और इसका समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, एन इस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर दो कोएफिशिएंट आ गया an bn, लेकिन दोनों अलग है, इसमें देख नेगेटिव पावर, इसमें पॉजिटिव पावर है, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है। अब यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर ये जो an है उसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब ये an का फॉर्मूला हो गया, an बराबर 1/2 पाई आयोटा fv dv बाई v माइनस a n प्लस 1, जहाँ पर n क्या होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब नेगेटिव नहीं लेना है n को सिर्फ एक ये लेना है होल नंबर, जितना होल नंबर होता है वो n होगा। और यहाँ पर bn को लिख लिया ऐसे हम v माइनस a का पावर, ठीक है। अब ये an bn भी हमको निकल जाएगा आराम से डेरिवेशन करके। तो ये जो तुमको दिख रहा है ना ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्स एक्सपेंशन, इसी को हम लोग लॉरेंट्स एक्सपेंशन बोलते हैं, और ये भी लॉरेंट ही एक्सपेंशन होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल्ड फॉर्म में। तो यही वाला हम लोग डराइव करेंगे, है ना, इसी को टू प्रूव है। तो आज डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं भाई इसका, जिससे an bn निकलेगा। और ये जो bn है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो bn है, इस bn में अगर b1 2 डाल देगा ना, अगर ये n को 1 डाल देगा, इफ n को अगर यहां पर 1 डाल देता है, तो ये जो b1 है, ये b1 ही तेरे को क्या दे देगा, रेसिड्यू।
रेसिड्यू यानी कि जो हमको आगे पढ़ना है। अगर ये जो bn है यानी कि जो सेकंड वाला कोएफिशिएंट है, फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं, सेकंड वाला कोएफिशिएंट में इस n के प्लेस पे 1 डालेगा तो तेरे को रेसिड्यू मिल जाएगा। सर रेसिड्यू क्या है? जो आगे पढ़ना है ना, हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में आए रेसिड्यू, हम लोग यहाँ पर लॉरेंट सीरीज तक ही कर पाएंगे। ठीक है, मोबाइल का बैटरी डाउन है ना, चला जा भाई। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और ये लॉरेंट्स एक्सपेंशन हम लोग ड्राइव करते हैं। ठीक है, बड़ा मजेदार है, चल स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो हम लोग यहाँ पर अभी लॉरेंट एक्सपेंशन का डेरिवेशन करने वाले हैं। उसके लिए हम पहले यहाँ पर लिखे हैं यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब सोच ले भाई कि लॉरेंट्स एक्सपेंशन का भी डेरिवेशन करना है तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला इज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो था उसको हम लिख लिए। अब लॉरेंट्स एक्सपेंशन का जो होता है वो लॉरेंट्स एक्सपेंशन, ये हम दो सर्कल यहाँ पर लिए C1 और C2, और ये दोनों सर्कल का जो एनुलस होगा उसी के अबाउट सिर्फ लॉरेंट्स एक्सपेंशन होता है, ये एनुलस के अबाउट। तो अगर इस एनुलस के अबाउट ही लॉरेंट्स एक्सपेंशन होता है तो यानी कि हमको इस C1 के लिए अलग से एवेल्युएशन करना पड़ेगा, C2 के लिए अलग से, तो और दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले को इससे घटाएंगे, जब ये C1 को C2 से घटाएंगे तब जाके ये एनुलस मिलेगा। इसलिए यहां पर हम दो बार लिखे हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला, एक बार लिखे ये बड़े वाले के लिए, फिर माइनस इसके लिए। अब माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इस वाले को इससे माइनस करेंगे तब ना ये वाला रीजन आएगा सिर्फ, और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है फॉर लॉरेंट सीरीज वो खाली इस एनुलस के ही अबाउट डिफाइंड होता है। तो इसलिए हम ऐसा माइनस वाला काम किए। ठीक है, अब यहां पर डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और सेम वही यहां पर सब्स्टिट्यूशन करना है। बस तेरे को याद होगा कि टेलर सीरीज में हम लोग जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला था उसको एक बार यूज कर रहे थे, लेकिन लॉरेंट में दो दो बार यूज करना पड़ा। कारण ये है कि लॉरेंट सीरीज सिर्फ एनुलस के अबाउट डिफाइंड होता है, इसीलिए। ठीक है, अब यहां पर जहां पर a है, मतलब डेरिवेशन को देखते हुए यहां पर a की जगह z है ना, जो लॉरेंट्स एक्सपेंशन है उसमें जो a है उसके प्लेस पे z है, तो जहां पर a लिखा हुआ है उसकी जगह हम z लिख लिए। अब a के प्लेस पे अगर हम z लिख लेंगे तो z माइनस z 0 इन्फिनिटी आ जाएगा यहां पर। तो इसीलिए यहां पर हम क्या किए कि अगर इस a के प्लेस पे z लिख रहे हैं तो यानी कि ये z को भी रिप्लेस कर लिए एक दूसरे वेरिएबल v से, जो जैसे टेलर सीरीज में किए थे। ठीक है, तो यहां पर ये रिप्लेसिंग हम लोग करेंगे ये अब इक्वेशन में, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये C1 कर्व यानी बड़े वाले के लिए, ये C2 को बहुत बार बता दिए। ठीक है, अब यहां पर देखना ठीक से ध्यान से, ये वाला जो है इसको, इसलिए इसमें दो कोएफिशिएंट भी होता है, एक होता है ये वाले कर्व के लिए, एक दूसरे वाले के लिए, इसलिए दो दो कोएफिशिएंट भी आता है इसमें, an और bn। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा, और यहाँ पर जो z था उसकी जगह v डाल दिए, क्योंकि हम लोग तो z को v से रिप्लेस किया ना, और इस z की जगह भी v डाल दिए, और बाकी ये जो z है इसके जगह भी v। अब तो एक जाके एक चीज देखना, जो लॉरेंट्स एक्सपेंशन हम लिखवाए हैं उसमें यहाँ पर बीच में माइनस नहीं प्लस है, मतलब कि इस फॉर्मूला में नहीं, जो फाइनल एक्सप्रेशन है लॉरेंट्स एक्सपेंशन का, एक an का एक्सपेंशन है और एक bn का है, दोनों एडेड है, तो दोनों के बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। तो इसलिए हम क्या किए कि ये जो था z के जगह पे, यहां पर z के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे v, और यहां a के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम z। तो रिप्लेस करने के बाद फिर यहां पर मतलब कुछ ऐसा आएगा ना, देख भाई यहां पर आएगा v माइनस z, ऐसा आएगा। तो इन दोनों में से अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, तो मान ले कि इससे अगर हम माइनस साइन कॉमन निकालें ताकि यहां पर जो नेगेटिव है, ये वाला जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव कर पाए, तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां एक माइनस देना पड़ेगा और यहां प्लस करना पड़ेगा, तो ये माइनस यहां जाएगा और इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये माइनस v प्लस z हो जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप हम क्या किए, इसमें माइनस a किए प्लस a किए, ठीक वैसे इसमें भी माइनस a प्लस a किए। याद कर जो टेलर सीरीज था बस उसमें एक लाइन चल रहा था, इसमें दो दो तरफ चल रहा है। ठीक है, लॉरेंट में दो दो तरफ चल रहा है, क्योंकि ये एनुलस के अबाउट सिर्फ डिफाइंड होता है, और टेलर तो पूरे में डिफाइंड था इसलिए उसमें टेंशन था नहीं, तो इसमें अलग अलग करना पड़ रहा है। तो यहां पर माइनस a प्लस a किया, यहां भी वही किए। अब नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक लिख ले भाई, क्लियर है सारी चीज, आगे बढ़ते हैं। आगे देखना भाई ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये हम यहां तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट हम ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, fz इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा fv dv v माइनस a, और ये देख भाई यहाँ पर v माइनस a कैसे हुआ, ये v माइनस a, और यहाँ पर ये जो z है और जो a है दोनों में से माइनस साइन हम कॉमन लिए, तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये z माइनस a हो जाएगा, फिर भाई ये माइनस यहाँ बचेंगे तो z नेगेटिव हो जाएगा, माइनस इस a में लगेगा तो प्लस a हो जाएगा, तो वापस यही चीज मिल जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लिया। फिर प्लस 1/2 पाई आयोटा था तो उसको हम वैसे लिख लिए प्लस 1/2 पाई आयोटा, फिर इंटीग्रेशन c2 fv dv ऐसे ही कैसे ही। फिर यहां पर देखना ये माइनस v जो है, ये जो z है ये पॉजिटिव था, इसको सामने लिख लिए, और ये वाला a नेगेटिव था तो इसको यहां लिख लिए, और ये माइनस v और a को साथ में लिख दिया। ये वाला देख भाई ये a और z साथ में गया तो ये a और z साथ में पेयर कर लिया इधर, और ये माइनस v और a साथ में पेयर कर लिया, माइनस v और a जो बच गया उसको साथ में पेयर कर दिया और कुछ नहीं किया। अब यहां से अगर तुम माइनस साइन कॉमन लेगा तो यहां पर क्या बचेगा, v प्लस a बचेगा भाई,
अरे देख भाई, फिर जब तू यहाँ पर, एक मिनट, v माइनस ए बचेगा, जब तू यहाँ पर माइनस को वापस भेजेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या तू इसको ऐसे लिख सकता है? हाँ सर लिख सकते हैं। इसको दोबारा रिमाइंड करके देख ले, नहीं समझ में आया तो यहाँ से कुछ नहीं किए, इसको जो था एज इट इज लिखे, z और a को साथ में लिखे, इसको साथ में लिखे, इसको साथ में लिखने के बाद माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ देखना, सेम वैसा ही चल रहा है एकदम जैसे टेलर सीरीज का एक्सपेंशन था, बस यहाँ पर दो टर्म साथ में चल रहा है। लास्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, या तो एक साथ भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि अब इसमें से जैसे जैसे टेलर सीरीज में किए थे, इसमें से v माइनस ए यानी कि ये वाला टर्म कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना है तो यहाँ पर v माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि फिर भाई जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो, फिर जब ये यहाँ जाए तो कट जाए और ये यहाँ आ जाए, ठीक है। फिर सेम वैसे ही यहाँ पर से z माइनस ए कॉमन लिए, लेकिन अलग चल रहा है। यहाँ पर देखना, यहाँ z माइनस ए कॉमन ले रहा है, ये नहीं कि यहाँ से v माइनस ए, यहाँ z माइनस ए कॉमन लेना था, तो z माइनस ए कॉमन लेना था, तो यहाँ पर एक z माइनस ए डिवाइड किए ताकि ये वापस जाकर के और अपना काम कर ले। इसका पावर कितना है 1, और ये वाला का भी पावर 1 है। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दो बार वो जो एक्सपेंशन था, वो जो हम लिखवाए थे एक्सपेंशन, उसको यूज करना पड़ेगा। चल भाई, तो करते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ऊपर भेज ही देते हैं, ठीक है, यहीं पर ऊपर भेज दे रहे, तू भी जल्दी से लिख ले भाई, है ना, इसको जल्दी से ऊपर भेज देते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन में फिर इसको फुलफिल करना होगा, एक्सपेंशन में फुलफिल करके फिर an bn आराम से एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से fz इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, ठीक है। इसको जब ऊपर भेजेगा तो हो जाएगा c1 fv dv अपॉन v माइनस a, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस z माइनस a अपॉन v माइनस a की पावर -1, ठीक है। हाँ, होल ब्रैकेट में ये वाला भाई ऊपर गया तो -1 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पर होगा c2 कर्व, और यहाँ पर fv dv अपॉन z माइनस a, ठीक है, fv dv अपॉन z, अरे भाई fv dv अपॉन z माइनस a, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस v माइनस a अपॉन z माइनस a की पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला टर्म ऊपर गया और ये भी टर्म ऊपर गया, नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसमें बस पुट करके और उसको एक्सपैंड कर देना है। चल भाई करते हैं। तो एक्सपेंशन थोड़ा लंबा जाएगा, इधर एक बड़ा एक्सपेंशन मिलेगा, इधर एक बड़ा एक्सपेंशन, तो सेपरेटली हम लोग करेंगे। तो एक काम करते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल है ना, ये वाला, इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रल, और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसको सेकंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रल मान लेते हैं। दोनों को सेपरेट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लिख ले भाई इसको जल्दी से, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखना ध्यान से, ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मतलब कहने का ये वाला जो इंटीग्रल पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट है ना इंटीग्रल का, तो ये फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमको आपको पता था अभी जस्ट कि यही वाला एक्सपेंशन हम यूज किए थे टाइलर में भी, सेम इसी एक्सपेंशन का यूज करके ये वाला जो है ना पार्ट, उसको एक्सपैंड करेंगे हम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर FVDV था फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हम बस लिखे हैं, ये वाला को भी छोड़ दिए, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। तो ये 1/2 पाई आयोटा FVDV v माइनस ए, FVDV v माइनस ए, और फिर ये वाला जो है -1 जिसका पावर है, उसको एक्सपैंड करना है, ठीक है। तो उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देख पावर -1 है, जैसे यहाँ पर -1 हुआ करता था, यहाँ पर नेगेटिव है, तो जब ये उतरेगा तो प्लस हो जाएगा और 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएगा। तो वैसे ही हम क्या किए यहाँ पर, ये जो इसका पावर -1 था इसको उतार दिए तो +1 हो गया, और यहाँ पर जैसे x हुआ करता था, मतलब यहाँ पर x था, तो x के प्लेस पे मेरे पास क्या था, मेरे पास x के प्लेस पे ये पूरा टर्म था, तो इस पूरे टर्म की जगह पे यहाँ पर प्लस आ गया। फिर यहाँ पर इसका पावर कितना है, पहले यहाँ पर 1 था तो 1 लिखे, फिर प्लस तो प्लस, फिर ये x वाला टर्म लिख लिए, फिर यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा, यानी कि भाई x का स्क्वायर होता है ना, तो मेरे लिए तो x ये वाला है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ऐसे भी आगे भी आएगा, ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएगा, यहाँ पर z माइनस a का पावर 3 आएगा, फिर यहाँ पर v माइनस a का पावर 3 होगा, फिर ये प्लस सो ऑन ऐसे चलते जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है, ये ऐसे ही चलते जाएगा C1 कर्व के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला जो है इसको हम बाहर रखे हुए थे, अब ये जो तेरे को इंटीग्रल दिख रहा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये वाला मिटा दे मालिक, ये वाला मिटा दे मालिक, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है। ये नीचे वाला तो समझाने के लिए बस लिखा हुआ था, कंफ्यूजन दूर करते हुए नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है। बस हो गया लॉरेंट सीरीज खत्म, बस कुछ नहीं करना है, बस उसको एक्सपैंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखना भाई कि ये वाला जो है ना बाहर में इंटीग्रल, ये इंटीग्रल को यहाँ भेजेंगे 1 के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ एंड सो ऑन, ठीक है, n तक जाएगा। तो इस वाले इंटीग्रल को पहले यहाँ भेज दिए, तो यहाँ पर आ गया C1 कर्व के लिए, है ना, C2 अभी बचा हुआ है, C2 वाले को नहीं किए, वो तो सेकंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रल है। सेकंड पार्ट ऑफ द इंटीग्रल जो है उसको कहाँ किए,
ठीक है। हाँ, तो ये वाला यहाँ गया तो 1 के साथ गया तो ये एज इट इज आ गया। फिर जब ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर v का पावर 1 है और ये 1 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज पे ध्यान देना कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है v के रिस्पेक्ट में, तो z माइनस ए तो कांस्टेंट होगा, तो z माइनस ए को बाहर कर दिए और ये v वाला टर्म और ये v वाला टर्म एक साथ। फिर यहाँ पर प्लस, लगता है मोबाइल का बैटरी बहुत डाउन हो गया, यहाँ पर प्लस, उसके बाद ये z माइनस ए फिर कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए और ये v माइनस ए का स्क्वायर और ये मिलकर के हो गया v माइनस ए का पावर 3 fv dv एंड सो ऑन, ये जाएगा। ठीक है, तो ये तेरा हो गया फाइनल एक्सपेंशन, मतलब कि तेरा ये जो फाइनल एक्सपेंशन मिला तेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली ऐसे ही एक्सपेंशन हम निकाल लेंगे, मतलब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किए, ऐसे ही सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ये सो ऑन जाएगा, बहुत लंबा आगे तक जाएगा। ठीक है, लिख लिया, ऐसे ही सेकंड पार्ट अब हम निकालेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे आज। हाँ भाई, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म था ना, इतना बड़ा एक्सपेंशन जो अभी हम लेके आए थे, उसी वाले में क्या लिख दिया ना कि मतलब उसको जनरल फॉर्मेट में लिख दिया, मतलब ये ऐसे बढ़ते जा रहा है ना 2 3 4 ऐसे सो ऑन बढ़ते जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, z a का पावर n लिख लिए। अब जैसे ये n को मतलब हम समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कर लिए, मतलब 0 से स्टार्ट करना है इसको और इन्फिनिटी तक जाते जाना है। ठीक है, और ये 1/2 पाई आयोटा तो बाहर में था। अब यहाँ पर ना हम ये पूरे को रिप्लेस करके बस ये इंटीग्रल लिख लिए। मान ले कि हम n को 1, मान ले n को 0 डालते हैं, मान ले n को 0 डालते हैं, यकीन जिसको नहीं हो रहा है, तो n को जब 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1 बचेगा ना, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा fvdv। फिर जब हम n को 1 डालेंगे तो n को 1 डालने पे यहाँ पर हम पहुंच जाएंगे ये 1 पे, और ये वाला यहाँ जब 1 डालेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये वाला पहुंच जाएंगे। फिर जब n को हम जब 2 डालेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पहुंच जाएंगे, और n को 2 डाले तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, तो इसमें पहुंच जाएंगे, ऐसे सो ऑन जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हुआ इसका। ठीक है, अब भाई देखना ध्यान से, इसी में ये जो 1/2 पाई आयोटा जो कि बाहर में था उसको हम अंदर में ले लिए। देखो ये समेशन के अंदर में ले लिए। ठीक है, ये जो 1/2 पाई आयोटा बाहर में था उसको अंदर में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तेरे को टर्म दिख रहा है ना, ये वाला टर्म, ये इसी को हम कहते हैं an। इसी को क्या कहते हैं an। तो हम यहाँ पर चल लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पर z माइनस a की पावर n, और ये वाला जो टर्म है इसी को हम क्या बोलते हैं an। तो यानी an तेरे को मालूम चल गया होगा कि ये वाला होगा, तो an को याद रख। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर स्टेप्स करके हम bn भी निकालेंगे। ठीक है, चल निकालते हैं bn, आजा। तो यहां पर भाई क्लियर है ना कि देख भाई ये वाला जो टर्म है ये क्या है an। ठीक है, ये पूरा जो टर्म दिख रहा है गोलू सा, ये an है। ठीक है, चल ठीक है। हाँ भाई, तो ये हम सेकंड पार्ट को अब सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो था इंटीग्रल का उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी bn के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट जो था इंटीग्रल का, जो C2 कर्व में था उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब कैसे लिखे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं किए। वो जो सेकंड पार्ट था, जैसे कि सेकंड पार्ट में क्या था, तू जाके देख ले भाई, सेकंड पार्ट में क्या था, यहाँ पर v माइनस ए बाई जेड उसमें नीचे रहेगा z माइनस ए, और यहाँ पर z माइनस ए का स्क्वायर z माइनस ए का, इस एक्सपेंशन के हिसाब से सेकंड पार्ट को हम एक्सपैंड कर दिया। कैसे हुआ, क्लियर है ना एकदम? अच्छा, यहाँ पर v माइनस ए का पावर 1 2 3 ऐसे सो ऑन जाएगा। फिर ये जो बाहर वाला टर्म है यानी कि जो C2 कर्व, ये 1/2 पाई आयोटा को ऐसे रहने दिए, और ये वाला जो टर्म है एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए कि इस वाले को पहले जब इस 1 के साथ किए तो सिंपली ऐसे ही उतर गया 1/2 पाई आयोटा बाहर में। उसके बाद फिर जब ये वाला इसके साथ गया तो z का पावर 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, और ये तो z और a तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। और यहाँ पर ये वाला जब इसके साथ गया तो ये v माइनस ए ऐसे ही कैसे ही, और ये fv dv तो उसको ऐसे ही कैसे ही। ठीक है, और नीचे में तो कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये तो बाहर हो गया, ये C2 हुआ सारा ऑब्वियसली, ये भी इंटीग्रल C2 कर्व के लिए जितना होगा सब C2 कर्व के लिए होगा। फिर ये वाला टर्म जब इसके साथ जाएगा, किसके साथ भाई, ये वाले के साथ, ये वाला जब इसके साथ जाएगा तो ये 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर तो कोई v वाला है नहीं तो ये v वाला टर्म 2 ही रह जाएगा, लेकिन ये 3 हो जाएगा। वैसे ही तो चल रहा है ना, ये 1 रह रहा है तो ये 2 रह रहा है, फिर ऐसे करके सो ऑन और इंटीग्रल चलते रहेगा। क्लियर है ना? यहाँ पर तू चाहे तो एक और टर्म ऐड कर ले, उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिखने से काम चल जाएगा। a का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, पता नहीं कैमरा में दिख रहा होगा नहीं, C2 v माइनस ए का पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर v माइनस ए का पावर 3 और सो ऑन, मतलब ये वाला 3 है तो यहाँ 2 है, ये वाला यहाँ 2 है तो यहाँ ये 1 है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब भाई देखना यहाँ पर ध्यान से कि ये 1/2 पाई आयोटा। अच्छा, एक और चीज हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि जो इसका समेशन होगा bn का वो 1 से शुरू होगा, तो 1 से शुरू करेगा। तो देख भाई, जब तू यहाँ पर ये जनरल अब एक्सप्रेशन लिखा हुआ, ये वाला, ये बड़ा सा एक्सपेंशन को एक छोटा सा समेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 पाई आयोटा समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो मान ले कि यहाँ पर n को तू 1 डालता है तो 1 डालने पे तू यहाँ पहुंच जाएगा ये फर्स्ट वाले टर्म में। जब n को तू 2 डालेगा तो 2 डालेगा तो इसमें पहुंच जाएगा। अच्छा, जब n को तू 2 डालेगा तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर जब n को मान ले तो 3 डाल दिया तो 3 डालने पे यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन 3 जब यहाँ डालेगा तो यहाँ भी 3 डालेगा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा
2, ऐसे करके एक्सपेंशन से और बढ़ेगा। तो ये एक जनरल एक्सपेंशन हुआ। यहाँ n-1 क्यों किए, क्लियर है ना, क्योंकि ये जो v माइनस ए है वो एक पीछे चल रहा है ये वाले से, ये v माइनस ए का जो पावर है एक पीछे चल रहा है ये वाले से, इसलिए यहाँ पर n-1। और बाकी ये fv dv तो चल ही रहा है, वो तो इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो है fv dv। तू चाहे तो fu du भी लेके कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या किए हम, ये जो 1/2 पाई आयोटा था ये बाहर में जो था ना, तो इसको समेशन के अंदर डाल दिए, ये 1/2 पाई आयोटा को समेशन के अंदर डाल दिए, ठीक है। इसको बाहर नहीं निकाल सकते समेशन के, क्योंकि ये इसके अंदर n आ रहा है, 1/2 पाई आयोटा को अंदर ले लिया, और बाकी जो ये जो z माइनस ए का पावर n नीचे में था उसको ऊपर भेज दिए। तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो इसका पॉजिटिव पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। और ये 1/2 पाई आयोटा, बाकी ये जो एक्सपेंशन चल रहा था ये वाला, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये जो तेरे को टर्म दिख रहा है यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं an, सॉरी bn, इसी को हम क्या कहते हैं, bn। ये जो टर्म आ गया ना, ये वाला टर्म, ये 1/2 पाई आयोटा को मिला के ये पूरा टर्म, ये जो पूरा दिख रहा है, इसी को हम bn बोल देते हैं, और बाकी ये वाला ऐसे ही। तो इसको एक काम करते हैं कि ये वाला और जो पीछे bn an का एक्सप्रेशन दोनों को मिला करके फाइनल लॉरेंट सीरीज अब हम लोग लिखेंगे। मतलब ये जो आया और वो जो आया, दोनों को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो था इंटीग्रल का, दोनों को ऐड करके fz का फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, है ना। चल भाई, फाइनल लॉरेंट एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग। हाँ गाइस, तो यहाँ पर मेरा जो मतलब जो इंटीग्रल था, जो को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वाला था, वो इंटीग्रल को हम लिख दिए जो उस समय आया था, ठीक है। अब उसी इंटीग्रल में इसको हम फर्स्ट पार्ट बोल रहे थे और ये वाले को सेकंड पार्ट बोल रहे थे। यहाँ पर भी 1/2 पाई आयोटा था, तो इसको हम सॉल्व करके क्या निकाल लिए, ये an निकाले इससे सॉल्व करके, और ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। मतलब z माइनस a का पावर n, क्योंकि देखिए यहाँ पर z माइनस a ऊपर में भी था, इससे भी पता चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर an, और an हम लोग क्या निकाले, ये रहा an, ये an रहा अपना, ठीक है। और ये वाला मेरा क्या हो गया, ये हो गया bn, है ना। और ये bn कैसे हम लोग निकाले, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा v माइनस ए का पावर n-1, और ये वाला ये bn हो गया, ठीक है। ये bn यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये z माइनस ए देखिए नीचे में था, इसलिए ऊपर जाकर के इसको माइनस, क्लियर है ना। तो ये एक्सपेंशन फाइनल हुआ, इसके प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे हम an का बात कर रहे हैं, और ये पूरे प्लेस पे हम किसका बात कर रहे हैं, bn का। ये फाइनल एक्सपेंशन हुआ, और इसी फाइनल एक्सपेंशन को यहाँ पर ये जो आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं टायलर ये लॉरेंट एक्सपेंशन। तो आपको क्लियर होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत एकदम बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा कहीं पर भी। तो ये वाला उम्मीद करते हैं गाइस आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, लॉरेंट्स एक्सपेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। तो अब आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 भी बनाएंगे, पार्ट 3 बनाएंगे इसका, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग आगे का बात करेंगे, पार्ट 3 में रिमेनिंग टॉपिक्स पार्ट 3 में हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। मोबाइल का क्योंकि बैटरी नहीं बचा है। तो भाई साहब 4 घंटा का क्लास, 4 घंटा का नहीं, ऐसे तो 5 घंटा का क्लास है ये, लेकिन फिर भी इतना लेने के बाद एक गाना तो गाइज आपके लिए बनता है 4 घंटा का। अगर आप क्लास, मतलब आप तो 4 घंटा का क्लास आपका नहीं हुआ होगा, हमको यहाँ पर वीडियो बनाने में कम से कम 5 घंटा तो अप्रॉक्सीमेटली लग ही गया होगा, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अच्छी बात है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो 4 घंटा का मेहनत के बाद ये गाना आपके लिए तो बनता ही है, ठीक है। चलिए आइए एक गाना आपको गा के, छोटा ही सा 2 ही लाइन गा के दिखाते हैं, आपको गा के बताते हैं, ठीक है। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरी दिल की दुआ हूँ, हाँ तुझको जो पाया आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों की दरमिया। तो गाइज अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय बाय। और ये बताना है कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट 3 हम जल्दी ही तुरंत ही मतलब लाने ही वाले हैं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।